सुप्रभात प्यारे बच्चों। बोर्ड की परीक्षाओं का चारों ओर बोलबाला है। आप लोगों की भी परीक्षाएं हैं। 21 तारीख को आपकी हिंदी की परीक्षा है। तो यहाँ हमारा पूरा हिंदी विभाग बैठा हुआ है आपको ये समझाने के लिए कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपके जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो 2 अंकों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। अ में 40 प्रश्न हैं जो बहुविकल्पीय हैं। आपको हर प्रश्न का उचित विकल्प चुनकर उत्तर लिखना होगा। और खंड ब में वैकल्पिक प्रश्न हैं 20 नंबर के और 20 नंबर का आपका लेखन का। बड़ी अच्छे से आपने स्वच्छता से अपना काम करना है और हर प्रश्न के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। अगर गलती हो रही है आपसे तो उसमें बहुत काटापिटी ना करें, ना व्हाइटनर का इस्तेमाल करें। आप उसमें केवल एक पेंसिल से कट लगाएं। अब सबसे पहला जो हिंदी का आपका प्रश्न है वो है अपठित गद्यांश पर आधारित, जिसको आप अनसीन पैसेज कहते हैं। तो इस तरीके से गद्यांश आपको मिलेगा। उस गद्यांश के आपको 5 प्रश्न होंगे। उसके हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। उचित विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना है। अब जैसे यहाँ क ख ग प्रश्न डाले हैं तो आप यही लिखेंगे क, इसमें 1 2 3 नहीं डालेंगे। और उसके बाद अगर आपका विकल्प मान लिया आपका हिंदी ये जो इसका पहला प्रश्न है और इसका विकल्प बी है तो आपको बी ही लिखना है। ग या क या ख या 1 2 3 ये सब नहीं डालना। उससे परीक्षक को कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है, जिससे आपके अंक प्रभावित होते हैं। इसलिए इस बात का खास बहुत ध्यान रखें कि आप यही विकल्प इनमें डालें। और उसके बाद आप पैराग्राफ जो आपको गद्यांश मिला है उसको आप कम से कम 2 बार उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप सारे प्रश्न देखिए। कई बार बहुत सूक्ष्मता अंतर होता है हर उत्तर में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में उत्तर लिखने की भूल ना करें। समझ के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखें तो आपकी कोई भी इसमें गलती होने की संभावना नहीं है। ये तो आपका अपठित गद्यांश हो गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है इसमें ये है काव्यांश को पढ़ना। गद्यांश समझ में आ जाता है बच्चों को, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो होती है काव्यांश। तो काव्यांश में कविता के खंड को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, हर पंक्ति के अर्थ को समझना है। उसके बाद आप इनके प्रश्न पढ़ेंगे उसी तरीके से जैसे आपने गद्यांश में उत्तर जो सही विकल्प चुनना है। इसमें आप एक बात का ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कि वो कविता की लाइन में से कोई भी चीज उठा के आपको लग रहा कि हाँ भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब एक ये है कि अगर आपको 4 ऑप्शन दिए आप चारों में टिक कर देंगे तो उससे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए आप एक ही ऑप्शन लिखें सही। जो भी विकल्प सही है वही आपको इसमें लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जैसे ये है, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं से आशय है, मतलब इसका अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है, ये समझना है आपने। तो अब इसमें से 3 में से आपका जो सही है वो कविता के आधार पर लिखना है। अब हो सकता है आपके दिमाग में कोई है, हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं, ये भी है, बुद्धिमान बेटे हैं, हमें ये दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन आपकी जो काव्य खंड मिला है उसमें कौन सा सही है वह आपको उत्तर लिखना है। इस बात का ध्यान रखना है। हर प्रश्न को इसी तरीके आपको पूरा करना है। तो ये अपठित गद्यांश और काव्यांश ये आपके दोनों आपको इस तरीके से तैयार करने हैं। बहुत साफ सफाई के साथ, स्वच्छता के साथ
और सुंदर लेख में आप इस कार्य को पूरा करेंगे, इनको लिखने का काम। अब हमारा प्रश्न 3 आ जाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। अब आप इसमें भी आपके वही है, विकल्प दिए गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होता है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हमारे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक होती है, इस बात का ध्यान रखना, जिसको आप अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। संयुक्त वाक्य, उसमें हम और, या, किंतु, लेकिन, परंतु इनको बीच में लाके 2 वाक्यों को जोड़ देते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। उसके बाद हमारा आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो जाती है, एक मुख्य क्रिया होती है, दूसरी उस पर आश्रित हो जाती है। और इसकी पहचान ये है कि इसमें जो, जब, जैसा, वैसा, जिसने, उसने का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में, मेन रूप से इन बातों का आप इसमें ध्यान रखिए। जैसे एक वाक्य है, मोहन बाजार जाकर सब्जी लाया। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है? सब्जी लाना एक क्रिया है। उसके बाद इसी को हम अगर संयुक्त में करेंगे तो कैसे लिखेंगे? मोहन बाजार गया और सब्जी लाया। अब हमने इसको मिश्र बनाना है, तो इसको मिश्र बनाने के लिए हम लिखेंगे जब मोहन बाजार गया तब सब्जी लाया, यानी कि सब्जी लाने का कार्य किस पे आश्रित हो गया? जब मोहन बाजार गया। तो इस तरीके से इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनके उत्तर आपको लिखने हैं, क्योंकि ये वैकल्पिक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न है। अगर आपने गलत लिख दिया तो आपके नंबर बिल्कुल गलत हो जाएंगे, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखिए। अब ये तो आया सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। उसके बाद इसमें हमारा एक प्रश्न आता है कि मिश्र वाक्य जो होता है उसमें 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में 3 तरीके के आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब प्रश्न आता है कि आश्रित वाक्य छांटकर उसका भेद लिखिए। तो उसमें 3 तरीके के हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य की पहचान ये है कि योजक वाला, सबसे आसान तरीका, की योजक वाला जो वाक्य है, की से शुरू होने वाला, वो संज्ञा उपवाक्य है। जैसे मोहन चल रहा था कि बस आ गई, तो ये की बस आ गई, ये आश्रित उपवाक्य है और हमारा कौन सा हो गया? संज्ञा उपवाक्य। उसके बाद विशेषण उपवाक्य। विशेषण की पहचान है जिसने, जो, जिसे, जैसे, ये जिसने, जो, जिसे, ये विशेषण उपवाक्य की पहचान है। जो नेता कल आए थे उन्होंने भाषण दिया। तो हमारा आश्रित उपवाक्य क्या है? जो नेता कल आए थे। भाषण देने का कार्य किसने किया? जो नेता कल आए थे। तो ये हमारा विशेषण उपवाक्य हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण में आप जब, जैसा, जहां, ये आएगा शुरुआत। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसका आश्रित उपवाक्य क्या है? जैसा करोगे, यानी कि क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब मोहन बाजार गया तब सब्जी लाया। तो जब मोहन बाजार गया, तो ये जब से शुरू होने वाला वाक्य क्या है? आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरीके से आपको उपवाक्यों का भी ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें एक ही आ गया, और ये एक प्रश्न ये है, कॉलम ए को ये सुमेलित कीजिए। इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको, बड़े ध्यान से आपको तीनों पढ़ना है, तीनों को मिलान करना है। उसके बाद आपको ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प चुनना है कि कौन सा मेल कर रहा है, 1, 2 का मेल हो रहा है। इस तरीके से आपको इसमें से आपको देखना है। जैसे सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। मैं युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते हुए खून को लावे में बदल दिया। कुछ लोग इसलिए दान करते हैं कि उनका नाम हो।
अब देखिए, अब इसमें सुरेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए, इसमें मुख्य क्रिया एक है। अब आपको इसको कहां पर, कौन सा है ये, दूसरे नंबर का है, पहले के साथ दूसरा मैच हो रहा है। फिर मैं युवा थी और आ गया है बीच में, देखिए तो ये किस में मैच हो रहा है, संयुक्त वाक्य में, तो दूसरा तीसरे के साथ इस तरीके से। और उसके बाद तीसरा जो है, कुछ लोग इसलिए दान करते हैं, ये देखिए मैंने आप अभी बताया था कि की ओलक वाले भी मिश्र वाक्य की पहचान है, तो यहां की आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य। अब आपका कैसे हो गया ये, इस तरीके से आपको मिला के जो यहां ऑप्शन आपको सही लग रहा है, जो भी विकल्प सही लग रहा है, उसको आपको लिखना है, ये ध्यान रखिए। तो ये वाक्य आ गए आपको समझ में सबको। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न जो है वाच्य पर आधारित, वाच्य, वॉइस जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, बोलने योग्य विषय। तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, लेकिन हिंदी में हमारे 3 वाच्य हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य की क्या पहचान है, इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार चलेगी, और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी, और भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार चलेगी। तो कर्तृवाच्य की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसमें तीनों अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान रखिए। अकर्मक सकर्मक क्रियाएं, दोनों क्रियाएं उसमें आती हैं, और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया आती है, और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो अब सबसे पहले कर्तृवाच्य ले लेते हैं। अब कर्तृवाच्य में तीनों जो है, जैसे हमने काल, आप सबसे बड़ी बात है कि आप जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो उसमें काल को आपको नहीं बदलना है। अब जैसे हमने कर्तृवाच्य के 3 उदाहरण लिए, मोहन खाना खा रहा है, दूसरा मोहन ने खाना खाया, और मोहन खाना खाएगा। अब क्या होता है, जो वर्तमान काल और भविष्यत काल की क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हो जाएगी। अगर हम मोहन की जगह सीता कर देंगे तो सीता खाना खाएगी, सीता खाना खा रही है, क्रिया किसके अनुसार चल रही है, मोहन और सीता के अनुसार। लेकिन भूतकाल में ने विभक्ति का प्रयोग होता है, तो क्रिया किसी के अनुसार नहीं चलती, ने विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको इसको बदलना है, इन वाक्यों को अगर आपने कर्मवाच्य में बदलना है तो आपका सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप वर्तमान काल वाला वाक्य है, तो जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो इसमें आप मोहन के द्वारा खाना खाया जा रहा है। अब यहां क्रिया किसके अनुसार चल रही है, खाना के द्वारा, मोहन के अनुसार नहीं चल रही है। अब दूसरा वाक्य है, मोहन ने खाना खाया। अब यहां ने हटा देंगे, ने को हटा देना है, ने की जगह आप क्या लिखेंगे, मोहन से खाना खाया गया। अब हमारा तीसरा वाक्य हमने कहा, मोहन खाना खाएगा, तो मोहन के द्वारा खाना खाया जाए। ये तो हमारी सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया कर्तृवाच्य का। उसके बाद हमारा आता है अकर्मक क्रियाएं। पक्षी उड़ रहे हैं, रोगी खा रहा है, रोगी सो रहा है, सॉरी, और ये तो इसमें क्या होगा कि रोगी से सोया नहीं जा रहा है, या रोगी से सोया जा रहा है, तो क्रिया के भाव के अनुसार हो जाएगी। बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कर्मवाच्य में क्रिया आपकी कर्म के अनुसार चले, और भाववाच्य में क्रिया के भाव का आप प्रयोग करेंगे। खाया गया, चला गया, ये सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप अगर कर्मवाच्य और भाववाच्य में वाक्यों को बदल रहे हैं तो उसमें आपको खाया गया, चला गया, उठा गया, बैठा गया, ये चीज आ जाएगी, सबसे बड़ी पहचान है। और उसमें भूतकाल की ने विभक्ति आप हटा देंगे, बाकी आपकी क्रिया उसके अनुसार ही, जो आपके कर्म है तो कर्म के अनुसार चलेगी,
और कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। तो इस तरीके से हमारा वाच्य परिवर्तन हो गया। अब हम इन प्रश्न को देखते हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, कर्मवाच्य में बदलिए। अब इसके 4 विकल्प दिए हैं। ए में लिखा है बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते हैं, बाल गोविंद भगत से कबीर को साहब माना जाता है। अब क्या है इसमें हमारी, सबसे पहले ये देखिए कौन से में है, भूतकाल की क्रिया चल रही है। अब हमारा माना जाता है ये वर्तमान काल हो गया, मानते हैं वर्तमान काल हो गया, ये भी। तो हमारा सबसे सही कौन सा होगा, ए, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था। अब हमारी ये इस तरीके से आपको वाच्य परिवर्तन करना है। उसके बाद अब भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, वाक्य में वाच्य क्या है। भोर में लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया, वाक्य में वाच्य क्या है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तृवाच्य है, या कर्तृ और कर्मवाच्य दोनों है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, गीत नहीं सुना गया। तो हमारा इसमें लोगों से बाल गोविंद भगत का गीत नहीं सुना गया। तो यहां देखिए सुना गया क्रिया बताई मैंने, से आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्म, क्योंकि गीत कर्म आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से आपको बहुत सोच समझ के उत्तर लिखने हैं। गलती में आपने कह दिया अरे कर्तृ और कर्मवाच्य दोनों हैं, ये भी सही लग रहा है, जल्दीबाजी में यही होता है। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। धान के पानी भरी खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। अब ये भाववाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, विचारवाच्य है। ये विचारवाच्य तो नहीं बना दिया इन्होंने, कोई विचारवाच्य तो आपके उसमें है ही नहीं। अब धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, उछलने का काम कौन करता है, बच्चे। क्रिया किसके अनुसार चल रही है, बच्चे के अनुसार। तो यहां कौन सा होगा, और उछलना अकर्मक क्रिया है, तो हमारा ये कौन सा आ जाएगा, ए, भाववाच्य। अब बच्चे गलती में इसको कर्मवाच्य लिख देंगे। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब हमारा ये आ गया निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण। माताजी मिठाई बना सकती हैं, मुझसे बैठा नहीं जाता, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, गर्मियों में छत पर सोया जाता। भाववाच्य, मिठाई बना सकती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। अब बैठना अकर्मक क्रिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आती है। तो एक तो हमारा ये हो गया, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। यहां रक्षा कर्म आ गया, ये भी नहीं है, गर्मियों में छत पर सोया जाता है। अब सोना अकर्मक क्रिया है, तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो गए, 2 और 4, लास्ट वाला डी ऑप्शन। इसी तरीके से आपको पूरे प्रश्नों को ध्यान से करना है। पर इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपके एक प्रश्न, जो ये व्याकरण वाले प्रश्न हैं, इसमें केवल 4 प्रश्न करने हैं। 5 आपको प्रश्न मिलेंगे, उनमें से 4 करने हैं। तो ये नहीं कि आप 5 कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान रख के जो सही हैं वो 4 करेंगे। अगर आपने 5 कर दिए तो आपके शुरू के 4 चेक होंगे और 5वां प्रश्न आपको काट दिया जाएगा और अतिरिक्त लिख दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम 5 कर देंगे तो टीचर हमें 5 में नंबर दे देगी, इस बात की भूल मत करना। तो इसी तरीके से ये आपका, इस तरीके से आपको वाच्य परिवर्तन समझना है। अब हमारा अगला प्रश्न है पद परिचय। अब मैं बुला रही हूं सीमा रस्तोगी मैम को, वो आपको आगे की व्याकरण समझाएंगे। धन्यवाद मैम। अब आते हैं बच्चों 5वें प्रश्न पर, और ये 5वें प्रश्न आपका पद परिचय पर आधारित होगा। बच्चों सभी प्रश्नों की तरह यहाँ भी आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और उन 5 में से आपको कोई 4 करने हैं। जो प्रश्न आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं वही 4 करेंगे,
बच्चों पद परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पद परिचय होता क्या है? जब तक बच्चों कोई शब्द अकेला होता है, स्वतंत्र होता है, तब तक वो शब्द कहलाता है, और जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। उस पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम पद परिचय के बारे में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें देखना होता है पद परिचय में जिस पद का हमें परिचय देना है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, या इनमें से क्या है। ठीक है, यदि मान लीजिए वो पद हमारा संज्ञा है तो हम संज्ञा के बारे में बताएंगे, उसका भेद बताएंगे कौन सा भेद है। और अगर संज्ञा नहीं है, वो पद हमारा सर्वनाम है, तो हम सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में बताएंगे। यदि संज्ञा और सर्वनाम दोनों में से कुछ भी नहीं है, पद हमारा विशेषण है, तो हम विशेषण और उसके भेदों के बारे में बताएंगे। और यदि विशेषण भी नहीं है, वो हमारा क्रिया है, तो हम क्रिया के भेदों के बारे में बताएंगे। यदि मान लीजिए क्रिया भी नहीं है और वो पद हमारा क्रिया विशेषण है, तो हम क्रिया विशेषण और उसके भेदों के बारे में बताएंगे। और यदि क्रिया विशेषण भी नहीं है और पद हमारा अव्यय है, तो हम अव्यय और उसके भेदों के बारे में बताएंगे। जैसे हम देहरादून घूमने गए, यहाँ पर रेखांकित पद का परिचय पूछा गया है। रेखांकित पद हम क्या है बच्चों? संज्ञा तो है नहीं हम, ठीक है, हम जानते हैं कि संज्ञा नहीं है। हम सर्वनाम है या सर्वनाम है या सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, इनमें से क्या है हमें ये देखना होगा। तो हम देहरादून घूमने गए। बच्चों सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं, संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है उनका। तो यहाँ पर देहरादून हमारा संज्ञा है, देहरादून संज्ञा है और संज्ञा से पहले हम का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसलिए हमारा डी विकल्प हमारा सही होगा। सार्वनामिक विशेषण प्रथम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन और कर्ता कारक। क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं। शशि 10वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पर 10वीं का पद परिचय पूछा गया है। 10वीं क्या है हमारा? विशेषण है, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन या कक्षा विशेष है। या फिर क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है गुणवाचक है, या विशेषण संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कक्षा विशेष है। तो बच्चों 10वीं क्या है हमारा? 10वीं हमारा विशेषण है, ये तो पक्का है, ठीक है। 10वीं हमारा विशेषण है, और विशेषण का कौन सा भेद है? ये संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है और कक्षा विशेष है। तो इसलिए हमारा ए विकल्प एकदम सही होगा। इसी तरह देखिए आगे, वह स्कूल से अभी अभी आया है। स्कूल से का पद परिचय आपको देना है। स्कूल से संज्ञा, जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, करण कारक, या फिर संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक, या फिर संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक, या फिर संज्ञा, जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। इन चारों में से क्या है? तो हम देखते हैं बच्चों, संज्ञा तो सभी में आ रहा है, ठीक है। जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, दूसरा हमें ये देखना है। व्यक्तिवाचक तो वो होता है जहां पर नाम आ जाता है, यह नाम तो है नहीं, तो इसलिए हमारा जातिवाचक है ये। अब जातिवाचक के हमारे पास 3 विकल्प हैं, इनमें से देखते हैं, आगे चलते हैं क्या होगा। ये स्कूल एक वचन है, ठीक है, तो एक वचन कहाँ कहाँ है हमारा? यहाँ भी एक वचन है, यहाँ बहुवचन है और यहाँ एक वचन है। तो इसका मतलब ये होगा हमें ए और डी में से बताना है आपको, ठीक है। स्कूल पुल्लिंग है, यहाँ चारों ऑप्शन में पुल्लिंग है। अब क्या है हमारा? कारक देखते हैं कौन सा होगा, ठीक है। करण कारक तो नहीं होगा क्योंकि स्कूल से आया है, स्कूल से अलग हो गया है। करण कारक का प्रयोग होता है माध्यम के रूप में, ठीक है। अपादान कारक का प्रयोग होता है अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर है स्कूल से आया है, स्कूल से अलग हो गया,
तो इसलिए यहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। तो कौन सा होगा हमारा? संज्ञा, जातिवाचक, एकवचन, पुल्लिंग, अपादान कारक। अगला वाक्य है बच्चों, वह मेरी बात पर बहुत हंसा। बहुत का रेखांकित पद का परिचय आपको देना है। तो बहुत क्या है हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हंसना क्रिया की विशेषता, विशेषण संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन या हंसना विशेषण, या फिर विशेषण परिमाणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन और हंसना विशेषण, या फिर विशेषण परिमाणवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, हंसना विशेषण। यहां पर क्या होगा बच्चों? क्या होना चाहिए यहां पर? यहां होगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और हंसना क्रिया का विशेषण। ठीक है बच्चों, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा और हंसना क्रिया का विशेषण होगा ये। इसके बाद आते हैं बच्चों योग्य पिता की संतान भी योग्य होती है। संतान का पद परिचय आपको देना है। संतान क्या है यहाँ पर? संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, या फिर संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, या फिर संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, या फिर विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन और पिता विशेषण। इनमें से क्या होगा बच्चों? संतान क्या है? हम जानते हैं संतान संज्ञा होती है। ठीक है, संतान संज्ञा है, विशेषण तो है नहीं। तो संज्ञा वाले हमारे पास 3 विकल्प हैंगे। इन तीनों में से देखेंगे हम क्या है। अब संज्ञा संतान है क्योंकि संतान का नाम नहीं दिया गया है। नाम होता संतान का तो व्यक्तिवाचक होता, संतान हमारा जातिवाचक है। ठीक है, तो संतान संज्ञा जातिवाचक। अब आगे देखते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। जातिवाचक के हमारे पास 2 भेद हैं, इन्हीं दोनों में से हमें देखना होगा कौन सा होगा। ठीक है, तो अब क्या है, आगे चलते हैं हमारे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। संतान होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया हमारा, तो हमारा पुल्लिंग तो है नहीं। तो इस तरह से हमारा पहला वाला विकल्प एकदम सही होगा, संज्ञा, जातिवाचक, स्त्रीलिंग और एकवचन। अब बच्चों चलते हैं आपके 6ठे प्रश्न पर, और ये प्रश्न होगा आपका अलंकार पर आधारित। बच्चों अलंकार क्या होते हैं? अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम और कार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार किसी आभूषण को पहनकर किसी भी नारी का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे सुनत जोक लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, इसमें कौन सा अलंकार पूछा गया है? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या अनुप्रास। तो बच्चों हम जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है। इसके वाचक शब्द होते हैं जानो, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों, त्यों आदि। अब हमारे वाक्य में हमारे जो काव्य की पंक्ति है उसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चों अलंकारों के भेदों के बारे में आपको बता देती हूँ। मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं, जबकि अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकार आते हैं। तो बच्चों एक बार सभी अलंकारों के बारे में बता देती हूँ आपको। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, यहां पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा भेद है यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द 1 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अलग अर्थ होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यह घटा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। पहले अर्थ के अनुसार घटा अर्थात बादल, और दूसरे अर्थ के अनुसार घटा अर्थात कम होना।
अब चलते हैं बच्चों श्लेष अलंकार की तरफ। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात शब्द तो एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ पट शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसके पट शब्द एक बार आया है और इसके 2 अर्थ हैं। पहले अर्थ के अनुसार पट माने दरवाजा और दूसरे अर्थ के अनुसार पट माने वस्त्र। पहले अर्थ के अनुसार किसी मांगने वाले को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर दिया जाता है और दूसरे अर्थ के अनुसार किसी मांगने वाले को देखकर उसे बार बार वस्त्र दिए जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों आपके अर्थालंकारों की तरफ। अर्थालंकारों में पहले लेते हैं आपका उपमा अलंकार। बच्चों उपमा अलंकार की सबसे अच्छी पहचान है कि इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं और ये वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सम, सरिस। बच्चों जहां भी काव्य की पंक्ति में इनमें से कोई शब्द आपको मिल जाए तो आप समझ जाइए वहां पर उपमा अलंकार है। जैसे हरिपद कोमल कमल से शब्द आया, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। इसके अतिरिक्त पीपल पात सरिसमन डोला, सरिस शब्द आया है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार है। बच्चों अब चलते हैं रूपक अलंकार की तरफ। रूपक अलंकार में किसी शब्द को, किसी वस्तु को कोई प्रसिद्ध वस्तु मान लिया जाता है। इसमें ना तो तुलना की जाती है और ना ही समानता होती है, बल्कि कोई प्रसिद्ध वस्तु ही मान लिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहां पर चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। इसके बाद आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं जैसे जानो, मानो, जनहु, मनहु, ज्यों, त्यों आदि। अब यहाँ पर जैसे आपका पहला प्रश्न था, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, यहाँ पर ज्यों शब्द आया इसलिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, यहाँ पर मानो शब्द आया है इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद आते हैं बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार पर। अतिशयोक्ति जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यहां पर लंका के जलने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यह संभव नहीं हो सकता कि आग लगने से पहले ही लंका जल जाए, तो यहां पर लंका के जलने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, इसलिए यहां अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देते हैं इसका। राणा ने सोचा इस पार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो यहाँ चेतक की नदी को पार करने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। यह संभव नहीं था कि राणा के आदेश देने से पहले ही चेतक नदी को पार कर जाए, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब आते हैं बच्चों मानवीकरण अलंकार पर। मानवीकरण अलंकार में जो जड़ वस्तुएं होती हैं, अर्थात जिनमें जान नहीं होती है, उनको किसी मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है। जैसे आपका उदाहरण, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यहां पर प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों अगला आपका प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहां पर कौन सा शब्द आया है? मानो, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आगे इन्होंने पूछा है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, चित्रकूट जनु अचल अहिरी। तो बच्चों यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द बताए थे आपको, ये किस में मिलेगा आपको? डी वाले में, डी विकल्प में आपको मिलेगा जनु, इसलिए डी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर,
इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। तो बच्चों यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ हैं। सुबरन कवि के अर्थ में अच्छे वर्ण वाले, ठीक है। व्यभिचारी के चोर अर्थ में अच्छे वर्णों वाली, और चोर के अर्थ में सुवर्ण यानी कि स्वर्ण, सोना। तो यहां पर इसलिए कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार, ठीक है। एक ही शब्द में अलग अलग अर्थ छिपे हुए हैं, तो इसलिए यहां पर आपका श्लेष अलंकार होगा। बच्चों ये था आपका अलंकार। व्याकरण खंड यहां पर आपका समाप्त हो जाता है। बच्चों अब आते हैं आपके 7वें प्रश्न की तरफ। ये आपके क्षितिज पुस्तक से गद्य पाठों पर आधारित कोई पठित गद्यांश होता है, जिसमें आपको 5 विकल्प दिए जाते हैं। 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के 4-4 विकल्प होते हैं। बच्चों यहां आपको 5 प्रश्न करने हैं, और 5 में से आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें जो भी सबसे सही लगता है वही विकल्प आपको लिखना है। आप विकल्प का नंबर भी लिखेंगे और विकल्प भी लिखेंगे पूरा शब्दों में, ठीक है। दोनों चीज आप लिखेंगे, क्योंकि कई बार अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है इस बात को लेकर के कि कौन सा विकल्प क्या है। बच्चे केवल नंबर डाल देते हैं ABCD या 1 2 3 4। ऐसा नहीं करना है, आप दोनों चीजें लिखिए, ठीक है, जिससे आपके मार्क्स कटे नहीं। बच्चों इसके लिए आपको अपनी पुस्तक के पाठों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अपनी पुस्तक के सभी पाठों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आप उसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान से पढ़ना काफी होगा आपके लिए, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये आपका जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है। क्योंकि कई बार पाठ का नाम और लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है। इसके बाद बच्चों 8वां प्रश्न आता है, आपके गद्य पाठों पर आधारित किन्हीं भी पाठों में से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उनमें से जो भी आपका विकल्प सबसे सही होगा वही आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर दिया गया है, बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करने की, कृषि आधारित जीवन व्यतीत करने की, सामाजिक रूढ़ियों का समर्थन करने की, और पूजा पाठ और यज्ञ आदि करने की। तो बच्चों जब तक हम पाठ को नहीं पढ़ेंगे सही से तो हमें नहीं पता चलेगा। इसके अलावा आप इसमें देखिए बाल गोविंद भगत, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आडंबर से दूर रहते थे वो और ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न है, अमीर उद्दीन को रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर वाला रास्ता क्यों पसंद था। तो पहला इसमें ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण। बी ऑप्शन है संगीत के प्रति अरुचि के कारण। तीसरा ऑप्शन है वह छोटा रास्ता था, और चौथा है वह रास्ता साफ सुथरा था। तो बच्चों अमीरुद्दीन, क्योंकि संगीत के प्रति उनकी रुचि थी, और ये बात हमें कैसे पता चलेगी, जब हम पाठ को पूरी तरह पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो संगीत के प्रति असीम रुचि के कारण वो रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर वाला रास्ता उनको पसंद था, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपके 9वें प्रश्न पर, और ये 9वां प्रश्न आपकी क्षितिज पुस्तक से जो काव्य पाठ है उनमें से कोई पठित पद्यांश लिया जाएगा और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको विकल्पों को ध्यान से पढ़कर तब देना होगा। इसी प्रकार आपका 10वां प्रश्न है, और यह भी आपके काव्य पाठों पर आधारित होगा। इन काव्य पाठों में आपको 2 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। काव्य पाठों पर आधारित 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 10वें प्रश्न में, और उनमें से आपको 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। जो भी विकल्प सही होगा आपको उसको लिखना होगा।
अब आगे की जानकारी के लिए मैं शशि चौधरी मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। अब चलिए बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 से हमारा शुरू हो जाता है खंड ब, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ हमारी जो पुस्तकें हैं कृतिका, क्षितिज, उसका गद्य और पद्य दोनों के जो पाठ हैं वो सब के प्रश्न और उत्तर हमारे इस वाले खंड में आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारा लिखने का कार्य शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, जो बच्चे गलतियां कर जाते हैं और जिसकी वजह से जो उनके मार्क्स हैं या अंक है वो कट जाते हैं। तो देखिए, जैसे हमें सबसे पहले अपना जो प्रश्न है वो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि वो क्या बोल रहा है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3, है ना। यहाँ पे यानी कि आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, एक आपको उसमें चॉइस दी गई है ना। आपको चारों नहीं करने, आपको कोई 3 करने हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम तो चारों ही कर देंगे तो हमें उसमें अंक ज्यादा मिल जाएंगे, चारों हमारे सही हो जाएंगे, हमें चारों पे अंक मिल जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि यदि आपको 3 प्रश्न बोला गया है, यहाँ पे देखो मार्क्स भी दिए गए हैं आपको 3 प्रश्नों के, यानी कि 2-2 अंक के आपके वो 3 प्रश्न होंगे। तो आपको 3 ही प्रश्नों पर अंक दिए जाएंगे, चौथे वाले पर आपको अंक नहीं दिया जाएगा, है ना। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि हम चारों ही कर दें तो हमें ज्यादा अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ करके फिर आपको क्या करना है, इसमें ये क ख ग घ 4 प्रश्न आपको दिए। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़िए, समझिए। आपको जब लगता है कि मुझे कोई 3 प्रश्न बहुत अच्छे से आ रहे हैं और एक प्रश्न मुझे कम आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो जो हमें नहीं समझ आ रहा है उसको हमें नहीं करना है। जो 3 हमें ज्यादा अच्छे से समझ आ रहे हैं, हमें वो ही क्वेश्चन के आंसर इसमें लिखने हैं। क्योंकि यदि आप चारों के लिख दोगे, ठीक है, और आपने क्या करा, आपको पहले वाले का अच्छा आंसर नहीं आ रहा था, है ना, आपका वो गलत हो गया, और आपको चौथा वाला जो आपका घ वाला है इसका आंसर आपको अच्छा आ रहा था, है ना। तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो क्या करेगा, आपके लास्ट वाले क्वेश्चन को, आखिर वाले को जो बल्कि आपने अच्छा लिखा था उसको वो काट करके अतिरिक्त लिख देगा और उस पे आपको 0 अंक दे देगा। तो इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको कोई भी 3 वही प्रश्न करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं। और एक और क्या ध्यान रखना है आपको उसको लिखते टाइम, जैसे आप मान लो आपने का वाला जो प्रश्न है वो नहीं किया, वो आपको नहीं आता, आपको खा वाला करना है। तो आप उसका जो नंबर है ना ख, तो वो ही आप उसमें लिखेंगे आंसर में। वहां पर ये नहीं कि हम तो उसको पहला ही कर रहे हैं तो हम का लिख दें, है ना। तो उससे क्या होता है, एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, और आपके अंक भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो पहले आप प्रश्न नंबर 11 लिखेंगे, फिर उसका जो भी आप नंबर का कर रहे हैं उसको आप उसमें लिखेंगे, तब आप उसका उत्तर देंगे। उत्तर देते टाइम और हमें क्या ध्यान रखना है, वर्तनी की अशुद्धियों पर हमें ध्यान देना है कि हमें वर्तनी अशुद्धि बहुत ज्यादा नहीं करनी है। हमारी जो मतलब जो हम लिख रहे हैं शब्दों को, हमारी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही जाए। मात्राओं का ध्यान रखें उसमें लिखते समय। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आंसर लिखते हैं, उन्हें लगता है कि हम कुछ भी लिख देंगे तो हमें उसके अंक मिल जाएंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख दोगे और आपको उसके अंक मिल जाएंगे। जब कॉपी चेक होती है तो क्या होता है, उसमें वो पॉइंट देखे जाते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है, जो वो पूछ रहा है, जो उसकी डिमांड है, अगर वो उसमें पूरी नहीं हो रही, उसमें वो पॉइंट ही नहीं आ रहा आपका, तो फिर कोई फायदा नहीं आपका उसको इतना बड़ा आंसर लिखने का, आपको उससे कुछ नहीं अंक नहीं मिलेंगे। तो आपको उन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। जैसे कि आपका पहला ये प्रश्न है कि क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा, तो आप पहले यहां तक का उत्तर देंगे, उसके बाद फिर क्यों नहीं लगा आपको उनका व्यवहार सामान्य, तो युक्ति सहित उत्तर दीजिए। अब आपको वो स्पष्ट करना है कि आपको क्यों नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो, ठीक है। तो इसका आंसर हम किस प्रकार दे सकते हैं, देखिए, जैसे
यहाँ पे देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है, क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा, क्यों? युक्ति सहित उत्तर दीजिए। अब इसके हमारे मेन पॉइंट क्या हो जाएंगे इस वाले आंसर के, कि नहीं। यहां तक का हमारा आंसर क्या हो गया, नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि नवाब साहब द्वारा जो है लेखक की उपेक्षा की गई। उपेक्षा मतलब जब जैसे वो नवाब साहब वहां पे बैठे हुए थे उस डब्बे में सेकंड क्लास के में, तभी वहां पर जब लेखक आते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है उनके प्रति? भाई जब कोई हमारे पास आता है तो हम एक स्माइल देते हैं ना उसको, लेकिन उनका कैसा होता है, वो उनको देखकर अनदेखा सा कर देते हैं। मतलब उनको देख के ऐसे लगता है कि जैसे नवाब साहब को लेखक का वहां उस डब्बे में आना पसंद नहीं आया, वो वहां पे अकेले ही बैठना चाहते थे, है ना। तो एक तरीके से उन्होंने लेखक की उपेक्षा की यहाँ पर, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने जब वो खीरा लेके बैठे थे वहां पे उन्हें खीरे खाने थे, लेकिन उन्होंने लेखक को देख करके क्या किया, पहले वो खीरे छीले, फिर उनको काटा, उन पे नमक मिर्च लगाया, है ना। ये सब करके वो लेखक से पूछते भी हैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन लेखक मना कर देते हैं। तो उनको क्या लगता है फिर कि मतलब वो अपनी नवाबी दिखाने की वहां पे कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ये सारे कार्य करके फिर उनको खीरों को सूंघते हैं और वहां बाहर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो ये सब जो पॉइंट है हमारे, यानी कि अब आपको वहां पे ऐसे पॉइंट में नहीं लिखना है, आपको तो पैराग्राफ में ही उसका आंसर देना है जो आप उसका उत्तर लिखोगे, लेकिन हमारे उस उत्तर में हमारे ये पॉइंट आने चाहिए, है ना, जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऐसा ना हो कि वो उससे अलग ही जा रहा है, मतलब जो पूछा गया है वो उसमें कुछ भी आया ही नहीं है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के पड़ोस कल्चर में क्या अंतर दिखाई देता है ना। तो आपको विचार करते हुए लिखना है। अब आपने ये पाठ भी पढ़ा होगा मन्नू भंडारी का, है ना, तो आपको यहाँ पे पाठों के नाम भी पता होने चाहिए और उनके लेखक के नाम भी पता होने चाहिए। उससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में मतलब लेखक का और पाठ का नाम भी पूछ लिया जाता है, या आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भी आपने इस पाठ, अब की बार इस पाठ्यक्रम में जितने भी पाठ आपने पढ़े, चाहे वो गद्य के थे चाहे वो पद्य के थे, कि उनमें कौन सा पाठ या कौन सी कविता आपको सबसे अच्छी लगी या क्यों लगी, है ना। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने पाठ हैं, उनके जो नाम हैं उन पाठों के वो क्या क्या हैं, उनके जो लेखक हैं या कवि हैं वो कौन कौन है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे इसमें देखिए यहाँ पे कि महानगरों की फ्लैट कल्चर और लेखिका मन्नू भंडारी के पड़ोस कल्चर में क्या अंतर दिखाई दिया। तो ये आपका कौन से पार्ट से, मन्नू भंडारी का ये चैप्टर है आपका, तो ये आपका कौन से पार्ट से हो गया, एक कहानी यह भी, ठीक है। तो यहाँ पर वो मन्नू भंडारी जो है वो अपनी एक तरीके से अपनी आत्मकथा बता रही है इसमें। तो वो फ्लैट कल्चर में और हमें यहाँ पड़ोस कल्चर में अंतर बताना है। तो फ्लैट कल्चर में क्या होता है, वहां पे बनावटीपन ज्यादा होता है ना, लोगों में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम भाव नहीं होता, बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता, दिखावा ज्यादा होता है ना। अब जब हम देखते शहरों में रहते हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी होती है, इतने सारे फ्लैट होते हैं, वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, किसी को ये नहीं पता होता कि उनके साइड में कौन है, कौन रहता है ना। या वो जब कभी निकलते बढ़ते मिलते भी है तो एक बनावटी सी स्माइल उनके चेहरे पर होती है, बहुत ज्यादा मतलब उनमें हमें ये भी नहीं पता चलता कि साइड में क्या फंक्शन हो रहा है या किसके यहाँ पर हो रहा है। तो फ्लैट्स में ये सब चीजें होती है कि इतना ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेम भाव नहीं होता। जबकि उनका जो पड़ोस कल्चर था उसमें क्या था, जो वो लेखिका अपने बारे में बताती है वहां पर, तो उनका जो एक पड़ोस था वो एक परिवार की तरह था, है ना। वो सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते थे, एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे के घर आना जाना, त्योहारों को सबको मिलकर के मनाना, तो ये सारी चीजें। तो ये वाला अंतर हमें इसके आंसर में बताना है कि भाई पड़ोस कल्चर में और जो आज का फ्लैट कल्चर है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अब देख लीजिए इसके प्रश्न नंबर 3 कि मंगल ध्वनि का क्या अभिप्राय है, बिस्मिल्लाह खां की सहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ही पहले तो चैप्टर का नाम पता चल गया होगा कि ये किस पार्ट से है ना। तो नौबत खाने में इबादत, उसमें किसके बारे में बताया गया, जो हमारे शहनाई वादक है, प्रसिद्ध शहनाई वादक है, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है सारा कुछ, है ना।
तो अब हमें इसका आंसर कैसे देना है कि मंगल ध्वनि का क्या अभिप्राय है। तो मंगल ध्वनि किसको कहते हैं? देखिए, तो जो शुभ अवसरों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र होता है। जैसे आप कभी गए होंगे कहीं शादी वादी में जाते हैं तो हम देखते हैं ना कुछ लोग बैठ के वहां शहनाई वगैरह बजाते रहते हैं। तो वो कब बजाई जाती है? तभी बजाई जाती है जब कोई मंगल कार्य होता है, यानी कि कोई शुभ कार्य होता है, तो उसी पर वो बजाई जाती है। तो हमें ये बताना है इसमें। और शहनाई वादक के रूप में बिस्मिल्लाह खान का जो स्थान था वो सर्वश्रेष्ठ था, यानी कि आज तक भी उनकी जगह कोई नहीं ले पाया। वो शहनाई वादक में इतने बहुत ज्यादा निपुण थे, है ना। और क्यों थे वो? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियाज करते थे। वो हमेशा मतलब ऐसा सोचते थे, उन्हें ये नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध शहनाई वादक हूं तो मुझे सब कुछ आता है ना, मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं था। वो हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी ही समझते थे, उसमें हमेशा उसमें वो सीखने की ही कोशिश करते थे। और हमेशा वो भगवान से यही दुआ मांगते थे कि बेशक उनके पास मतलब कपड़े अच्छे ना हो या कुछ और भी चीज अच्छी ना हो, लेकिन उनका जो सुर है वो हमेशा अच्छा मतलब प्रगति पर ही रहे। ठीक है, तो इस तरह से हमें उसके जो पॉइंट हैं वो आंसर में जरूर देने हैं। ये नहीं कि बस हमने कुछ भी उसके बारे में लिख दिया, जो पूछा गया है वो हमारे उत्तर में आ ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। और यदि आपने बहुत बड़ा आंसर लिख दिया है ना और उसमें ये पॉइंट आए नहीं तो नहीं मिलेंगे। और आपने अगर छोटा भी आंसर लिखा है और आपके वो पॉइंट उसमें आ गए जो आपसे पूछे गए हैं तो आपको उस पर पूरे अंक मिल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका कि सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? संस्कृति पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब ये भी हमें पता चल रहा है, इसमें तो प्रश्न पढ़ के ही कि भी कौन से पाठ से लिया गया है ना। तो संस्कृति पाठ से ये हमारा जो प्रश्न है। और एक चीज कुछ बच्चों को ये होता है कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, किस में से पाठ में से ज्यादा आता है, किस में से कम आता है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सारे ही आपके जो सिलेबस के पाठ हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड से आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो वो कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी पार्ट से पूछ सकते हैं। और एक चीज आपको ये नहीं होना कि मतलब जो मैम ने कॉपी में लिखवाए थे हमें सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर करने या जो हमारी बुक के पीछे दिए गए हैं बस हमें वही करने हैं ना। आपको क्या करना है? अच्छा आंसर देने के लिए आपको पाठ को पढ़ना है अच्छे से, है ना। आपको पाठ की अगर स्टोरी पता है, उसकी कहानी पता है, तो वो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो उसी क्वेश्चन को जो आपकी कॉपी में भी हो रखे हैं, जो आपको पढ़ाए भी गए, उन्हीं क्वेश्चन को वो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। बाकी और कुछ नहीं। देखो आपके चैप्टर से अलग उससे बाहर कुछ नहीं आता, सब कुछ उसी में से आएगा, है ना। तो वो प्रश्न को कैसे भी पूछ ले किसी भी तरीके से, यदि आपको कहानी याद है उस पाठ की, आपने उसे पढ़ा है, तो आप उसका उत्तर बिल्कुल बहुत अच्छे से दे दोगे, है ना, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसलिए पाठ को जरूर पढ़ना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने तो क्वेश्चन आंसर रट लिए, है ना। और ये नहीं घबराना कि ये तो इस तरीके से हम मैम ने कराया ही नहीं था या इस बुक में इस तरीके से प्रश्न था ही नहीं, ये कैसे पूछ लिया, है ना। तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना है। बस आपको बहुत शांत दिमाग से उस प्रश्न को पढ़ना है, समझना है और उसका उत्तर आपको आता है। ठीक है। तो देखिए जैसे सच्चे अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो हमने पाठ में पढ़ा था। संस्कृत व्यक्ति किसको कहा गया है? जो अपनी ज्ञान के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर जो पहला आविष्कार करता है किसी भी चीज का, वो संस्कृत व्यक्ति कहलाता है ना। जैसे सबसे पहले किसने बनाया होंगे सुई धागे, है ना, कब जरूरत पड़ी होगी तो कब उसका आविष्कार हुआ होगा, किसने बनाया होगा, या सबसे पहले आग का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया। या इसका एक उदाहरण आप ले सकते हो न्यूटन, है ना, न्यूटन का जो वो गुरुत्वाकर्षण वाला नियम है। तो यानी संस्कृत व्यक्ति उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो सबसे पहले किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं अपनी योग्यता के, अपनी बुद्धि के बल पर। ठीक। अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका आ जाता है आपकी कविताओं पर आधारित, है ना। आपने जो भी आपके पद्य के चैप्टर हैं, जितने भी पाठ हैं, उन पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी तरह से आपका ये, जैसे आपका गद्य में पूछा गया था कि किन्हीं 4 प्रश्नों, मतलब 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर आपको देने हैं, वही 25 से 30 शब्दों में। तो यहां पर भी आपको क्या करना है? यहां पर भी आपको इन 4 प्रश्नों में से
क, ख, ग और घ। इन चारों प्रश्नों में से जो 3 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते हैं आपको वही करने हैं, ठीक है। चौथा जो आपको बहुत कम आता है उसको आपको करना ही नहीं है, ठीक। उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। तो नंबर भी हमको वही डालने जो हम प्रश्न कर रहे हैं, वही हमें उसका नंबर सीक्वेंस सही लिखना है, आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं करना उसको। अब इसके उत्तर हमें कैसे लिखने हैं, देखो जैसे गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को कैसे स्पष्ट किया, है ना। तो उसका आपको उदाहरण देना है, एक कोई उदाहरण दे करके उसको समझाना है। तो ये पाठ आपने पढ़ा हुआ ही है, सूरदास के पद से लिया गया है ना। उसमें क्या दिखाया गया, उसमें गोपियों का प्रेम बताया गया है, किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, है ना। तो वो श्री कृष्ण से जब अलग हो जाती हैं या श्री कृष्ण उनसे अलग चले जाते हैं तो वो उनके वियोग में बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और उद्धव जब उनको ये समझाने आते हैं, एक संदेश देने आते हैं श्री कृष्ण की तरफ से कि भाई आप लोग परेशान मत हो, है ना। तो इस तरीके से मतलब वो फिर उसको उल्टा ही समझाने लगती हैं कि तुम हमें क्या समझाने आए हो, है ना, कि हम उनको नहीं भूल सकते। अगर आप ये सोचते हो कि हम श्री कृष्ण को भूल जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम उन्हें नहीं भूल सकते। तो वो किसका उदाहरण देती हैं उसमें, है ना, एक हारिल पक्षी का वो उदाहरण देती है कि जिस प्रकार एक हारिल पक्षी अपने पंजे में एक लकड़ी को दबाए रहता है, वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता। तो वो कह रही है उसी तरीके से उस हारिल पक्षी की जो वो लकड़ी है, उसी की तरह हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण हैं। हम उनको कभी भी किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकते, किसी के भी कहने से कि हम उनके बिना रह ही नहीं सकते, हम उनके बिना जी ही नहीं सकते, है ना। तो वो इस तरह से अपने उदाहरण देकर के उनको बताती है। तो आपको उत्तर में वो सारी बातें लिखनी है, वो पॉइंट आपके उसमें आने चाहिए कि किस तरीके से आप उसका उत्तर लिख रहे हो। अब देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो ये भी इसमें पाठ का नाम आया ही हुआ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसी से लिया गया है। अब उसमें क्या था, उसमें जब वो सीता का स्वयंवर होना था, वहां पर एक धनुष रखा था, उसको तोड़ना था कि भी जो भी उसको तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो वो किसके द्वारा तोड़ा जाता है, श्री राम के द्वारा। और वो धनुष जो बहुत पुराना था, तो उसके टूटने पर क्या होता है, परशुराम जी जो थे वो क्रोधित हो जाते हैं कि किसने तोड़ा उसको ना। तो वही सारा संवाद फिर परशुराम का और उसका लक्ष्मण जी का इसमें दिखाया गया है। तो जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे होते हैं परशुराम, है ना, उनको, और वो व्यंग कर रहे होते हैं उस पे लक्ष्मण जी, उनको और ज्यादा परशुराम को क्रोध आ रहा होता है। तो ये वहां की बात है कि जब मतलब साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। यानी साहस और शक्ति तो परशुराम में भी थी, और साहस और शक्ति किसमें, लक्ष्मण में भी थी, दोनों में ही थी, है ना। लेकिन दोनों में विनम्रता नहीं थी, क्योंकि परशुराम को भी क्रोध आ रहा था, लक्ष्मण जो थे वो उन पर व्यंग कर रहे थे बार बार, उनको भी क्रोध आ रहा था उन पर। तो वहां पर जो साहस और शक्ति के साथ विनम्रता थी वो राम में थी, है ना। राम जो थे उनमें विनम्रता भी थी, साहस और शक्ति तो थी ही। तो तब जब उनका बहुत ज्यादा बहस होती है दोनों की, मतलब झगड़ा होने लगता है, एक दूसरे को गलत बोलने लगते हैं, मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं, तब क्या होता है, श्री राम जो है वो वहां पर आते हैं और वो अपनी विनम्रता से वहां पर जो वहां का माहौल था उसको वो बिल्कुल बदल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पाठ के आधार पर कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना भी बहुत जरूरी है। अगर श्री राम वहां पर विनम्र नहीं होते तो क्या वो जो उनका झगड़ा था वो खत्म हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता ना। अब देखिए प्रश्न नंबर ग, आत्मकथा सुनाने के संबंध में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो ये हमारा किस पाठ से लिया गया है, आत्मकथ्य पाठ से, है ना। तो इसमें यानी कवि से अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने आत्मकथा के बारे में बताए, उस पर क्या बीती या क्या उसने महसूस किया। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो अभी मेरा ये सब बताने का समय नहीं है। तो क्यों नहीं है वो सब बताने का समय, उसे ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो उसके जीवन में ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको वो दूसरों को बताए, किसी को उससे कोई सीख मिलेगी या कोई अच्छी बात सीखने को मिलेगी, तो उसे नहीं लगता। क्योंकि उसे क्या मिला है, उसे दुख ही मिला है, अपनी जिंदगी में धोखा ही मिला है। तो वो क्या बताएगा किसी को, है ना। क्या होता है कि हम जब किसी से अपने दुख बताते हैं, एक बार को कोई सुन तो लेता है, उस टाइम तो वो सुन लेंगे, लेकिन बाद में क्या होंगे,
वो हमारा मजाक ही बनाते हैं। तो कभी भी मतलब कहने का ये है कि कभी भी अपने दुखों को, अपने जो कष्ट है, हमें उन्हें दूसरों को नहीं बताना चाहिए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो वो क्या कह रहा है कवि इसमें भी कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और ना भी ऐसा कोई समय आया है कि मैं उसके बारे में लोगों को कुछ बताऊं। ठीक, अब देखिए यहां पर प्रश्न नंबर 4 है कि फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा किस प्रकार है, विचार कीजिए। यानी फसल को उगाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है भाई? प्राकृतिक रूप से जैसे उसको उगाने के लिए मिट्टी चाहिए, है ना, पानी चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, तो यही सारी चीजें जरूरी होती हैं फसल के लिए, उसको उगाने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी जो एक चीज होती है वो क्या है? तो यहाँ पर हाथों के स्पर्श और गरिमा की महिमा, इसका अर्थ क्या है भाई? हमने 2 खेत लिए, एक को हमने खाली छोड़ दिया, उसको भी वो सब कुछ मिल रहा है, धरती का प्रकाश भी मिल रहा है उसको और हवा भी मिल रही है उसको, है ना, और एक तरफ किसी किसान ने खेत में कुछ बोया, फसल बोई है, तो आप देखेंगे कि जिस खेत में किसान ने मेहनत की है ना, उसमें फसल अच्छी होती है, जबकि जिसमें नहीं की है उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। जबकि वही सारी प्राकृतिक चीजें उसको भी मिल रही हैं और वही सारी प्राकृतिक चीजें दूसरे खेत को भी मिल रही हैं, है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किसान की मेहनत, उसके हाथों की मेहनत। वो क्या करता है? अपने हाथों से बीज बखेरता है, नराई गुड़ाई करता है, हल चलाता है ना, पानी समय समय पर देता है। तो जो उसकी देखभाल वो करता है, उसी का परिणाम होता है कि वो एक अच्छी फसल उसमें उगा सकता है या पा सकता है। तो उसी के लिए इसमें बोला गया है कि फसल के लिए हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा जो है वो उसमें ज्यादा जरूरी है ना, उसमें किसान का परिश्रम भी होता है। तो इस तरीके से आपको आंसर देने होते हैं कि मतलब जो भी प्रश्न में पूछा जा रहा है वो पॉइंट आपके उसमें आने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में क्या है? ये है पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित। पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी जो कृतिका पुस्तक है, अब उसके आधार पर आपके सारे प्रश्न होंगे। देखिए इसमें भी आपको यहाँ पे चॉइस मिलेगी। ध्यान रखना कि इसमें निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लगभग आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, उस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक तो वहां 3 करने थे आपको 4 में से, यहाँ 3 में से 2 करने हैं। ठीक है, थोड़े बड़े करने हैं उनसे, कितने? 50 से 60 शब्दों में। तो यहाँ में इसका आंसर जो वो थोड़ा बड़ा भी लिखना है, क्योंकि इसके मार्क्स भी ज्यादा हैं। आपको 2 करने, 4 नंबर का आपका एक प्रश्न आएगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। तो पाठ आपने पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, क्योंकि जब तक आप पाठ नहीं पढ़ोगे तब तक आप आंसर सही से नहीं कर पाओगे। देखिए, माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन होता है। माता के अंचल पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो कौन से पाठ से लिया गया है ये प्रश्न हमारा? इसमें तो वैसे भी आपके 3 ही पाठ है कृतिका में, और तीनों में से एक एक प्रश्न तो अवश्य ही आएगा आपका, है ना। तो तीनों पाठ अच्छे से पढ़ लेना। तो ये हमारा माता के आंचल है ना, उस पाठ से लिया गया है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं वो कि माता का प्रेम पिता के प्रेम की अपेक्षा अधिक गहन, गहन मतलब गहरा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि एक बच्चे से प्रेम तो उसका पिता भी करता है, माता भी करती है, लेकिन एक बच्चा जब किसी कष्ट में होता है, दुख में होता है, तो वो किसके पास जाता है ना, माता के पास जल्दी जाता है। आपने देखा होगा बच्चे को किसी माँ ने पीट दिया, डांट दिया और बच्चा रो रहा है, तो वो फिर भी अपनी माँ के ही पास जाता है, चुप भी वो अपनी माँ से ही होता है ना। तो इसलिए बच्चे का जो प्रेम होता है वो अपनी माँ से अधिक होता है। तो इस पाठ में भी आपने देखा होगा, जो वो भोलानाथ है, वैसे वो सारा दिन अपने पिता के साथ रहता है ना, इधर उधर खेलता है, घूमता है, अपने पिता के साथ पूजा में बैठता है, मतलब सब कुछ सारे कार्य वो पिता के साथ करता है। लेकिन जब वो वहां सांप देख करके डर जाता है ना, तो क्या होता है? कहाँ जाता है? वो दौड़ करके अपनी माँ के पास ही जाता है, उसके ही आंचल में छुपता है ना। तो वहां पर बच्चे को क्या होता है? एक सुरक्षा मिलती है ना, एक आत्मीयता होती है, एक ऐसा स्पर्श होता है माँ का, जो उसे ऐसा लगता है कि बस
वहां पे जाके वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जो सुरक्षा उसे माँ के आंचल में मिल रही है उसे कहीं नहीं मिल रही है ना। तो ये चीज होती है, इसी की वजह से क्या होता है कि वो बच्चा अपनी माँ के पास ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो आपके इस उत्तर में आपके वो वाले पॉइंट आने चाहिए। आप उसमें लिख सकते हो ये सब चीजें कि वो अपने पिता से कितना प्रेम करता था और उसके बाद भी किसी घटना के घट जाने पर वो अपनी माता के पास क्यों जाता था। ठीक है। अब देखिए, मैं क्यों लिखता हूं, प्रश्न के उत्तर में लेखक क्या कारण बताता है। अब ये आपका पाठ, इसमें पाठ का नाम भी आ ही रहा है कि मैं क्यों लिखता हूं, पाठ से है ये आपका। इसमें लेखक क्या लिख रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूं, कि ये प्रश्न क्यों है कि मैं क्यों लिखता हूं। तो वो जब वहां जाते हैं हिरोशिमा का जो हिरोशिमा में जो अणुबम गिरता है, वहां की जो घटना होती है, वहां के बारे में वो सुनते हैं तो वहां एक लेख लिखते हैं। लेकिन जब वो वहां पर जाकर के देखते हैं वहां की सिचुएशन को, वहां के उस अणुबम के परिणामों को, तो उनका जो मन है वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत ज्यादा व्यथित हो जाता है ना। क्योंकि कई बार जो चीजें हम सुनते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर उतना नहीं पड़ता जितना हम अपनी आंखों से देख लेते हैं ना, तब ज्यादा पड़ता है। तो वही सब इसमें बताया गया है कि जब कोई लेख लिखता है या कोई कविता लिखता है तो यानी एक तो होता है बाहरी दबाव, है ना, कोई किसी बाहरी दबाव के कारण लिख रहा है, एक कोई किसी आर्थिक दबाव के कारण लिख रहा है कि भाई उसको पैसा कमाना है इसलिए उसको लिखना है, उसकी मजबूरी है ना, या किसी संपादक का उसके ऊपर कोई दबाव है, प्रभाव है कि भाई तुम्हें अच्छा लिखना है तो इसलिए वो लिख रहा है। वो चीज एक अलग हो गई। लेकिन एक जो हम अपने मन से लिखते हैं ना, अपनी अनुभूति से लिखते हैं, किसी चीज को प्रत्यक्ष देखकर, उसको अनुभव कर कर, उसको महसूस करके लिखते हैं, वो चीज बिल्कुल अलग होती है। तो इस पाठ में भी लेखक ने जब वहां जाकर के देखा, वहां के जो मतलब लोग थे वो किस तरह उस अणुबम के प्रभाव से पीड़ित थे, तो जब उसका मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो वहां लिखने को वो बेचैन हो जाता है, तो तब वो एक कविता लिखता है। ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना, वही आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, उनकी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़नी है जिससे कि आप उनके आंसर ठीक से दे पाओगे। मेरा ये बताने का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ इतना यही है कि आप जब पाठ पढ़ोगे तो आप उनके उत्तर बहुत अच्छे से दे पाओगे। जो उस प्रश्न में पूछा जा रहा है आपको सिर्फ वो ही उत्तर देना है, वो नहीं कि बहुत कुछ आपने वो लिख दिया उसमें और जो पूछा जा रहा है वो उसमें है ही नहीं, है ना। तो इस चीज से बचना है आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, मेहनत कश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है और क्यों। तो मेहनत कश बादशाहों का शहर किसको कहा गया था, हमने एक और चैप्टर इसमें पढ़ा था, है ना। तो उसमें वो लेखिकाएं जब वहां जाती है नेपाल में, सिक्किम में, तो वहां पर जो है वो क्या देखती है, एक पाठ आपने पढ़ा होगा ना इसमें, साना साना हाथ जोड़ी, उसमें ये वाला प्रश्न आपका लिया गया है। वो तो वो लेखिका जो वहां पर जाकर देखती है वहां की खूबसूरती को, है ना, तो वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाती है। फिर वहां के लोगों को देखती है कि वो किस तरह उन्होंने अपने शहर को सुंदर बनाया हुआ है ना। तो पहली बात तो जैसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा शहर है, किस शहर को कहा गया, तो वो शहर कौन सा था, गंगटोक, है ना। और वहां के लोगों को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां के जो लोग थे वो बहुत मेहनती थे, है ना। आपने देखा होगा जैसे लेखिका ने इसमें बताया था पाठ में कि वहां की जो औरतें थी वो भी अपने कमर से अपने बच्चों को बांध करके ऊपर चढ़ती थी, पहाड़ तोड़ती थी, है ना। वहां के लोग मतलब वो बारिश तूफान कैसा भी मौसम हो वो अपनी प्रकृति को बचाने की कोशिश करते हैं, उसको सुंदर रखने की कोशिश करते हैं ना। और वहां पर जब वो वहां के जो बच्चे वो भी पढ़ने के लिए मतलब चढ़ाई करके कई कई किलोमीटर दूर या तो उतर के आते हैं या चढ़ के जाते हैं, तो मतलब वही सब चीजें देख करके उसने जब वो लेखिका ने देखा तो उसे लगा कि मतलब ये शहर इतना सुंदर क्यों है, क्योंकि वहां के लोगों ने इसको सुंदर बनाया हुआ है, वहां के लोग इतने मेहनती हैं ना, वो अपने शहर को साफ सुथरा सुंदर रखते हैं, वो इतने सुंदर सुंदर रास्ते बना देते हैं वहां पहाड़ों को पत्थरों को तोड़ तोड़ करके। तो वो सारी चीजें आपको इसमें जो पूछा गया है कि बादशाहों का शहर किसको कहा गया और क्यों कहा गया है, तो ये पॉइंट आपको उसके आंसर में देने हैं। ठीक है। तो अभी आप कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई हमारा सिलेबस में कौन से चैप्टर आ रहे हैं, हमारे कौन से चैप्टर नहीं आ रहे हैं, तो एक बार वो देख लीजिए। इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें आपके कौन से पाठ इस पाठ्यक्रम में आएंगे 2023 में और कौन से आपके पाठ नहीं आ रहे हैं।
तो आपका इसमें नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत और संस्कृति। ये जो पाठ है आपके, ये पाठ आपके हो गए किसके? गद्य वाले। ठीक है, तो इन पाठों को आपको बहुत अच्छे से उनके सार को, उनके सारांश को पढ़ लेना है, समझ लेना है। ठीक, तो आप बहुत अच्छे से इसके उत्तर दे दोगे प्रश्नों के। इसके बाद हमारे आ जाइए आप काव्य खंड में। तो काव्य खंड में जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे पाठ आ रहे हैं, वो है हमारे सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, आत्मकथ्य, उत्साह अट नहीं रही, यह दंतुरित मुस्कान, और इसमें फसल भी है, और संगतकार। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, क्योंकि जो काव्यांश होते हैं बच्चों उसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो उनको समझ नहीं आती है कविताएं वगैरह, तो उनके अर्थ को भी अच्छे से समझ लेना। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, आप लोग पढ़ते नहीं हो इसलिए आपको लगता है। ठीक है, अब हमारे आ जाइए कृतिका में। कृतिका में हमारे सिर्फ 3 ही पाठ आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, है ना। आप उसको अच्छे से कवर कर लोगे और कर भी लिया होगा आप लोगों ने। तो इसमें आपका माता का आंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूं, है ना। तो ये सारे चैप्टर हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाए, आपको उसका आंसर देना है। और एक हमारे जो पूरे प्रश्न पत्र में यानी 17 आपके प्रश्न है ना, तो आपको वो सारे प्रश्नों के उत्तर देने, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बस आपको ये देखना जहां पे आपको चॉइस दी हुई है ना, आपको बस उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आपको कोई भी प्रश्न एक भी छोड़ना नहीं है। आपको जितना भी आ रहा है उत्तर, आपको लग रहा है कि मुझे कम आ रहा है इसका या मुझे नहीं आ रहा है, कुछ तो आपको आ ही रहा होगा उसका, तो आपको लिखना जरूर है, आपको वो छोड़ना नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये पेपर है बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे अंक से पास होंगे। तो अब मैं रूप मैम से अनुरोध करूंगी कि आपको आगे का पेपर वो आपको समझाएंगी। धन्यवाद। धन्यवाद शशि मैम। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 14 पर। तो प्रश्न संख्या 14 से हमारा लेखन कौशल शुरू हो रहा है। लेखन कौशल में यदि आप थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा अच्छा करें तो आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लेखन कौशल में सबसे पहले हमारा दिया हुआ है अनुच्छेद। अनुच्छेद में आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो 120 शब्दों का मतलब है कि 120 शब्द जरूरी नहीं है कि आप उसको गिनकर 120 पर ही पूरा करें। आप 120 से 5-10 शब्द 15 शब्द आगे पीछे भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका विषय है वो पूरा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में इसी तरह से 3 दिए गए होंगे टॉपिक, और 3 टॉपिक में से आपको किसी भी एक टॉपिक को लेकर अपने अनुच्छेद को पूरा करना है। अगर मान लीजिए आपने प्रश्न पत्र में का वाला लिया या खा वाला या गा वाला, तो यहाँ पर का खा गा 3 लिखे हुए हैं। इनमें से यदि आपने खा किया है तो जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या 14 और उसके बाद में लिखेंगे खा भाग, और उसके बाद में भाग्य और पुरुषार्थ या जो भी नाम आपका पेपर में दिया हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसा ना हो कि आपने नाम ऊपर वाला लिख लिया पहला और आपने जब किया तो उसमें आपकी जो पूरा विषय दिखाई दे रहा है, विषय वस्तु, वो दूसरे वाले की आ जाए। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब हमारे पास में कॉपी आती है और हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि बच्चे अनुच्छेद को कई पैराग्राफ में बना देते हैं। अनुच्छेद का मतलब ही होता है कि एक पैराग्राफ में सब कुछ समेट लेना। यहाँ पर आपके पास में संकेत बिंदु दिए जाएंगे, ऐसे ही संकेत बिंदु आपके पेपर में भी आएंगे। अब जैसे यहाँ पर भूमिका, अमृत महोत्सव का अर्थ, इस महोत्सव में होने वाले समारोह, इस महोत्सव का महत्व और निष्कर्ष, ये कई संकेत बिंदु दिए गए हैं। इसी तरह से परीक्षा में जो भी संकेत बिंदु दिए जाएंगे, इन संकेत बिंदुओं को क्रम से लेते हुए आपको इन पर आधारित अपने विचारों को लिखना है। जो भी आपके इससे संबंधित विचार होंगे उसे आप अपने अनुच्छेद में लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें से 1-2 पॉइंट छोड़ देते हैं और कोई तीसरा संकेत बिंदु ले लिया या 5वां संकेत बिंदु ले लिया और बाकी संकेत बिंदुओं को छोड़ दिया जाता है। तो आप ये देखिए कि आपका प्रश्न 6 नंबर का है। अगर आपके 6 संकेत बिंदु हैं तो 6 संकेत बिंदुओं का मतलब हुआ कि 1-1 नंबर का 1-1 बिंदु, और अगर आपने एक भी बिंदु छोड़ दिया तो वहां पर आपके 5 नंबर में से होगा, और उस 5 नंबर में से भी फिर आपकी अशुद्धियां भी हो सकती हैं।
तो हो सकता है कि आपको पूरे नंबर ना मिलें। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सभी बिंदुओं को क्रम से अपने अनुच्छेद के अंदर आपको लेना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, प्रश्न संख्या ना छूटे, कोई भी बिंदु ना छूटे, और जो टॉपिक आपने लिया है वो टॉपिक भी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 में आपका पत्र है। पत्र आपके दो प्रकार के हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो एग्जाम में आपके दोनों तरह के पत्र होते हैं, आपके पास में चॉइस है, आप दोनों में से कोई भी एक पत्र कर सकते हैं। औपचारिक पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि दोनों साइड हमने मार्जिन छोड़ा है। इस तरह आप यहां चाहें तो कॉपी को मोड़कर अपना निशान डाल सकते हैं, और यहां पर आपका और दोनों साइड आपका मार्जिन है। इसके बाद में मार्जिन से बिल्कुल मिलाते हुए आपको सबसे पहले लिखना है परीक्षा भवन। परीक्षा भवन आप तब लिखेंगे जब आपके प्रश्न पत्र में कोई भी पता दिया हुआ नहीं है। यदि प्रश्न पत्र में कोई पता दिया हुआ है और जो पता उसमें लिखा है, अगर मान लीजिए प्रश्न पत्र में लिखा है मकान नंबर 10 गली नंबर 4 राजेंद्र नगर गाजियाबाद, तो यहां पर आप मकान नंबर 10 गली नंबर 4 राजेंद्र नगर और कखागा शहर की जगह लिखेंगे गाजियाबाद। ये आपका अपना पता 2 से 3 लाइन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप इसको केवल 2 लाइन में खत्म करें, आप इसे 3 लाइन में भी कर सकते हैं। और अगर आपके पेपर में पता दिया हुआ नहीं है तो आप अपने पते के लिए परीक्षा भवन लिखेंगे और दूसरी लाइन में कखागा शहर लिखेंगे। इसके बाद में मैंने यहाँ पर ये स्टार बनाए हुए हैं, तो स्टार का मतलब है कि आपको एक लाइन अपनी कॉपी में खाली छोड़नी है, और उसके बाद फिर ये जो आपका मार्जिन है लेफ्ट साइड में, इससे बिल्कुल मिलाते हुए आपको दिनांक शब्द लिखना है। दिनांक के बाद में आपके पेपर की जो भी तारीख है, जैसे मैंने यहाँ 19 फरवरी 2024 लिखा है, तो आपका पेपर 21 तारीख को है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 21 फरवरी 2024। उसके बाद में फिर मैंने स्टार बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आपको फिर एक लाइन खाली छोड़नी है, और उसके बाद में यहाँ हम जिसको पता लिख रहे हैं, यहाँ पर वो लाइन आएगी जिसको हम लिख रहे हैं पत्र। तो पत्र किसको लिख रहे हैं? अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि किसी भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए, तो वहां पर आप सबसे पहले व्यक्ति के पद का नाम लिखेंगे। यहां पर जहां मैंने थानाध्यक्ष लिखा है वहां आपका आएगा शाखा प्रबंधक, और जहां मैंने लिखा है सदर थाना वहां पर आप लिखेंगे भारतीय स्टेट बैंक, और जहां कखागा शहर है वहां अगर आपके शहर का नाम दिया हुआ है तो शहर का नाम लिखेंगे, वरना कखागा शहर लिखेंगे। यानी पहले वाली लाइन में पद किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं, दूसरी वाली लाइन में वो व्यक्ति कहाँ कार्यरत है जिसको आप लिख रहे हैं, उसका ऑफिस, तीसरी जगह पर फिर हमारे शहर का वर्णन करना है। इसको लिखने के बाद फिर हम एक लाइन खाली छोड़ेंगे। उस एक लाइन को खाली छोड़ने के बाद में हमें विषय लिखना है कि हमारा पत्र जो दिया गया है उसका विषय क्या है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ थानाध्यक्ष को पत्र लिखा है और लिखा है कि हमारे क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते अपराधों की रोकथाम करनी है, तो विषय में आप यहाँ पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु, यहाँ पर जो आप विषय का एंड करेंगे वो आप हेतु से करेंगे, और हेतु के अलावा आप संबंध में से भी कर सकते हैं। संबंध में या संदर्भ में, इनमें से किसी भी शब्द से आप विषय का एंड कर सकते हैं। विषय ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने पत्र का विषय लिखा है वो बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा विषय आपका नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको बैंक में नया खाता खुलवाना है तो आपका विषय होगा नया खाता खुलवाने हेतु, एटीएम जारी कराना है, एटीएम कार्ड जारी कराने हेतु। तो इस तरह से विषय को आप संक्षेप में लिखेंगे। इसके बाद फिर आपको एक लाइन खाली छोड़नी है, और एक लाइन खाली छोड़ने के बाद में महोदय लिखना है। महोदय के बाद फिर अगली लाइन से आप अपने पत्र को शुरू करेंगे। तो जो पत्र की शुरुआत होगी वो आपकी होगी सविनय निवेदन यह है कि मैं आबासा, ऐसे करके आप अपने पत्र को शुरू कर दीजिएगा। अब अगर आपका यहाँ पर इसी पत्र को अगर हम लेते हैं कि थानाध्यक्ष को हमने पत्र लिखा, बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए लिखा, तो यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं, नाम अगर पेपर में दिया गया है तो आपको यहाँ पर नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी, और अगर पेपर में नाम नहीं है तो अपने नाम की जगह आप आबासा लिखेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आबासा, किसी भी क्षेत्र का नाम डालेंगे, इस क्षेत्र का निवासी, आपका ध्यान अपने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराधों की ओर दिलाना चाहता हूं। उसके बाद में आप पत्र की विषय वस्तु को विस्तार देंगे। आप
परेशानी लिखेंगे। जैसे इसी उदाहरण के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं कि लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है, आए दिन लूटपाट होती रहती हैं, चोरी डकैती की घटनाएं आती हैं, महिलाओं की चेन वगैरह खींच ली जाती है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी विषय वस्तु को विस्तार देना है। तो पहले पैराग्राफ में आपने अपनी विषय वस्तु जो लिखी उसमें अपनी समस्या लिखी, और पत्र आप कम से कम 2 पैराग्राफ में आपको अपने पत्र को लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में जब आप लिखना शुरू करेंगे तो 1 लाइन खाली छोड़ेंगे जिससे कि वहां खिचपिच ना हो, और 1 लाइन खाली छोड़ने के बाद में फिर उससे आगे आप इसी मार्जिन से मिलाते हुए लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपकी समस्याओं का निराकरण किस तरह से किया जाए उसका वर्णन आपको करना है। पत्र में लिखने के बाद इसको अपनी विषय वस्तु को लिखने के बाद में फिर आप 1 लाइन खाली छोड़ेंगे, और 1 लाइन खाली छोड़कर वहां पर आप सधन्यवाद या फिर सिर्फ धन्यवाद भी लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर 1 लाइन खाली छोड़ी जाएगी, और उसके बाद में यहाँ पर आपने लिखा भवदीय, आपने अपने लिए लिखा। उसके बाद नीचे आपका नाम लिखा जाना है। तो जहां मैंने ये आबासा लिखा है, आबासा में यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया गया है तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है, और यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम नहीं दिया गया है तो फिर यहाँ पर आपको सिर्फ आबासा लिखना है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि जब आपने यहाँ से पत्र लिखना शुरू किया तो यहाँ पर जो आपने ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये मैंने फिलहाल डॉट लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप भी डॉट लगाकर मार्जिन छोड़ सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके पत्र की जो विषय वस्तु है बिल्कुल कोने तक पहुंच जाए। जितना मार्जिन उस तरफ है इतना ही मार्जिन आपका इस तरफ होना चाहिए, तो ये आपके पत्र का बिल्कुल सही प्रारूप होगा। इस तरह से पत्र लेकर आप अच्छे अंक ला सकते हैं। अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं, तो इसमें औपचारिकता निभाने की तो कोई जरूरत होती नहीं है। कहीं धन्यवाद नहीं लिखना होता, कहीं विषय नहीं लिखना होता। आमतौर पर जो हम गलतियां करते हैं वो गलतियां ये होती हैं कि हम अनौपचारिक पत्र में भी विषय लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, या फिर हम सधन्यवाद लिख देते हैं, वह भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर शुरुआत देखिए, जैसे मैंने आपको औपचारिक पत्र में बताया था कि यहाँ पर हमें अपना पता लिखना है। यदि प्रश्न पत्र में पता दिया गया है तो ठीक है, और यदि नहीं दिया गया है तो परीक्षा भवन और काकागा शहर, जैसा मैंने अभी पहले पत्र में आपको बताया, आपको उसी तरह लिखना है। उसके बाद उसी तरह से हमें यहाँ पर दिनांक लिखनी है। दिनांक हमने लिख दी। दिनांक के बाद में फिर 1 लाइन खाली छोड़ी, और फिर 1 लाइन खाली छोड़कर हमने पत्र किसको लिख रहे हैं। अगर आपके पेपर में है कि मित्र को पत्र लिखना है तो आप लिखेंगे प्रिय मित्र, और यदि किसी बड़े को लिखना है तो आदरणीय करके, आदरणीय चाचा जी, नाना जी, मामा जी, या जिसको भी पत्र लिखना है आपको अपने से बड़ों को। अगर आपने मित्र को पत्र लिखा है तो मित्र के लिए आप मधुर स्नेह या सप्रेम नमस्ते संबोधन का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपने अपने से बड़ों को पत्र लिखा है तो बड़ों के लिए आप सादर प्रणाम करके यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद फिर आपको 1 लाइन खाली छोड़नी है, और 1 लाइन खाली छोड़ने के बाद में आप अपनी विषय वस्तु शुरू करेंगे। तो जब आप पत्र लिखेंगे तो पत्र को इस तरह शुरू कर सकते हैं कि समाचार यह है कि यहाँ पर सब कुशल पूर्वक हैं, आशा करते हैं कि वहां पर भी सब सकुशल हों। सबसे पहले आपने कुशलता का वर्णन किया, उनकी कुशलता का भी जिक्र किया। उसके बाद में जो भी विषय आपका दिया गया है उसी विषय को आपको लेना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटी बहन को मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी गई है, कुछ ऐसा आपको विषय दिया गया है, तो यहाँ पर आप अपना वही विषय लिखेंगे। मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में उसे बताएंगे, क्या क्या परेशानियां हैं वो बताएंगे, वो पढ़ने से उसका दिमाग हटता जा रहा है, इन सब बातों का जिक्र आप अपने पत्र में करेंगे। और दूसरे, आपको फिर जब पैराग्राफ चेंज करना है तो पैराग्राफ चेंज करते समय आपको 1 लाइन फिर खाली छोड़नी है, और 1 लाइन खाली छोड़ने के बाद में फिर आपको उससे आगे अपने पत्र को करना है। आप उसकी समस्या का समाधान निकालें, घर में जो अन्य लोग हैं उनके लिए प्रणाम और प्यार भेजें। जैसे एंड आप इसका कर सकते हैं कि आदरणीय, अगर आपने चाचा जी को पत्र लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आदरणीय चाची जी को प्रणाम, एवं कोई भी नाम डाल करके कि उसको ढेर सारा प्यार। इसके बाद फिर आपको 1 लाइन खाली छोड़नी है, और 1 लाइन खाली छोड़ने के बाद में आपका पत्र, जिसको आपने पत्र लिखा है उससे आपका क्या संबंध है, तो यहाँ पर आपने लिखा आपका। यदि आपने अपने चाचा को पत्र लिखा तो यहाँ लिखेंगे आपका भतीजा,
पिताजी को पत्र लिखा तो यहाँ लिखेंगे आपका पुत्र, मित्र को लिखा तो यहाँ लिखेंगे आपका मित्र, और उसके बाद में नीचे आबासा। आबासा का मतलब है कि आपको अपना नाम लिखना है। अब हमारा है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा सौवृत लेखन है, और सौवृत लेखन के साथ हमारा ईमेल है। तो ये दोनों हमारे 5-5 नंबर के हैं। आप इन दोनों में से जो भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, आपको लगता है कि ये प्रश्न हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप इन दोनों में से उस एक को करिए। तो यहाँ पर सौवृत लेखन और ईमेल लेखन। तो सबसे पहले मैं सौवृत लेखन का आपको प्रारूप बता रही हूं कि हम सौवृत लेखन किस प्रकार करेंगे। देखिए, आपके पास में एक बच्चे का लिखा हुआ सौवृत लेखन है जो क्लास में कराया गया है। तो आपको ये देखना है कि हमारे सौवृत में क्या दिया गया है विषय हमारा। जैसे यहाँ पर है हमारा कि पत्रकार पद के लिए हमें एक सौवृत तैयार करना है। तो सौवृत तैयार करते समय जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पत्र में हम दोनों साइड मार्जिन छोड़ेंगे, तो एक साइड मार्जिन हमारा ये आ रहा है और दूसरी साइड यहाँ पर भी दूसरी साइड हम मार्जिन छोड़ेंगे, उतना ही हाशिया हमें छोड़कर चलना है। तो जब हम सौवृत लिखेंगे तो सौवृत लिखते समय सबसे पहले हमें अपना नाम लिखना है। तो इसका लिखने का तरीका होगा कि आप सबसे पहले एक लाइन में नाम लिखिएगा, फिर पिता का नाम, फिर जन्मतिथि, फिर वर्तमान पता, मोबाइल नंबर और ईमेल। जब आप ये सब लिख लें, उसको लिखने के बाद में बिल्कुल एक लाइन की सीध से आप यहाँ पर कोलन का साइन बनाएंगे, जैसे ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब आपने नाम लिखा तो नाम में कोई भी काल्पनिक नाम डाल दीजिए आप, जैसे यहाँ सांची पाल डाला हुआ है। पिता के नाम में कोई भी नाम डाल सकते हैं आप यहाँ पर। जन्मतिथि को यहाँ पर आप कोई भी तारीख, आप महीना, आप कोई भी डाल दीजिए, लेकिन सन का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने अपनी जन्मतिथि का सन डाला तो इस समय जब आप लास्ट तक लेकर जाएंगे तो आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सन कोशिश करें कि 97 या 98 के आसपास डाल दें, 1997 या 1998, 1997 या 1998। इसके बाद में आप कोई भी एक काल्पनिक पता यहाँ पर लिख दीजिए, और जहां शहर लिखने की बारी आए वहां पर आपको आबासा या काकागा लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना है। जब आप मोबाइल नंबर लिखेंगे तो शुरू की कोई भी 4 डिजिट लिख दीजिएगा, उसके बाद में 6 क्रॉस बना दीजिए, तो ये 10 डिजिट का आपका मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद आपको ईमेल लिखना है, कोई भी काल्पनिक ईमेल आप यहाँ पर लिखेंगे। इसको लिखने के बाद आपको 2 लाइन खाली छोड़नी है, जैसे यहाँ आपको इसमें 2 लाइन खाली दिखाई दे रही हैं। जब आपने अपना बारे में वर्णन किया, अपने बारे में लिखा, उसके बाद अब जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता, इसे आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप लाइन डालेंगे। तो लाइन में कुछ कॉलम आपको बनाने हैं, जैसे सबसे पहला कॉलम आपका बनेगा परीक्षा, दूसरा वर्ष, तीसरा प्रतिशत, चौथा विषय और 5वां बोर्ड विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि जब आपने ये कॉलम बनाए तो इनको उस हिसाब से बनाइएगा कि हमें कितनी जरूरत है। जैसे परीक्षा, वर्ष, प्रतिशत, इनके लिए हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, जबकि विषय लिखने के लिए हमारा कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बोर्ड विश्वविद्यालय वाला भी, जिसमें ये पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हमने 10वीं कक्षा लिखी। 10वीं कक्षा, अब यहाँ हमने आपको बताया था कि 1997 या 98 आप लिखेंगे, तो उस हिसाब से 16 साल के करीब का बच्चा हमारा 10th क्लास में होता है, 15 से 16 साल का। तो यहाँ पर जब आप 10th क्लास पास करेंगे, 10वीं का वर्णन करेंगे, तो सन आपने डाल दिया 2014, या कोई भी देख लीजिएगा, यहाँ आपकी जन्म तिथि से 16 साल का फर्क आ जाए। उसके बाद में आप प्रतिशत, आप कोई भी प्रतिशत डाल दीजिए जो आपको उचित लगता है। उसके बाद आपको देखना है कि 10th क्लास में हमारे पास में, अगर हमने यहाँ पर CBSE लिखा है, तो CBSE में हमारे पास 10th क्लास में कौन कौन से विषय हैं, जिन विषयों को, जैसे यहाँ इसमें लिखे हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो ऐसे ही आप अपने जो भी आपने यहाँ पर बोर्ड लिखा है, उस बोर्ड में 10th क्लास में आपके पास जो भी विषय हैं, वो विषय का आप यहाँ पर जिक्र कर दीजिए। जब आपने एक क्लास को पूरा कर लिया तो उसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ने के बाद में फिर आप लिखेंगे 12th क्लास का जिक्र करेंगे, आप 12वीं कक्षा लिखेंगे यहाँ। अब
10th के बाद में जब आप 12th पास करते हैं तो 2 साल का गैप होता है। तो यहाँ अगर आपने 2014 लिखा है तो यहाँ पर आपका 2016 आएगा, यानी आपकी 12th 2 साल 10th के बाद। 11th करोगे 12th तो 2 साल लगेंगे। प्रतिशत आप अपने हिसाब से कोई भी काल्पनिक प्रतिशत डाल दीजिए। और 12th क्लास में अब आपको देखना यह है कि हमारा यहाँ पर जो विषय दिया गया है पत्रकार पद के लिए, अब पत्रकार है तो मानविकी वर्ग का बच्चा होगा। अगर यहाँ पर होता कोई गणित टीचर के लिए तो हो सकता है जो गणित टीचर के लिए लिखा जाता तो उसके लिए हमारा जो भी होता वो हमारा गणित यहाँ पर होना चाहिए था, यानी हमारा साइंस वर्ग का, विज्ञान वर्ग का। तो यहाँ पर हमने विषय लिख दिए, अपने 12th क्लास के विषय लिखे और इसके बाद में बोर्ड हमारा वही रहा CBSE। इसके बाद 12th के बाद में हमने ग्रेजुएशन का जिक्र किया। पत्रकारिता का कोर्स तो आप ग्रेजुएशन से पहले भी कर सकते हैं 12th के बाद में, लेकिन आप देख लीजिएगा कि आपके पेपर में क्या दिया गया है। यहाँ पर हमने अगर BA किया तो BA हमारा 3 साल का, तो 16 के बाद 3 साल जोड़े 19 हो गया। परसेंट आप कोई भी लिख दीजिए काल्पनिक, विषय आप अपने लिखिए ग्रेजुएशन के। और उसके बाद में अब चूंकि हमारा CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या UP बोर्ड वो खत्म हो गया, अब हम ग्रेजुएशन में आ गए हैं, तो किसी भी विश्वविद्यालय का नाम आप डाल दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद चूंकि पत्रकार पद के लिए था तो हमने पत्रकारिता का कोर्स कराया, तो पत्रकारिता और हमारा 19 3 साल का कोर्स, तो फिर ये हमारे 2022 हो गए। उसके बाद हमारी परसेंटेज जो भी है आपको लिखनी है, और हिंदी पत्रकारिता विषय हो गया, और विश्वविद्यालय में जो भी विश्वविद्यालय का आप जिक्र कर रहे हैं वो आएगा। इसके बाद में फिर हमारी आती है अभिरुचि। आप 2 लाइन खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ जब आपने ये सब बना लिया तो यहाँ इस बॉक्स को बंद कर दीजिएगा। फिर 2 लाइन आप खाली छोड़ेंगे। 2 लाइन खाली छोड़ने के बाद में आप लिखेंगे अभिरुचि, यानी हमें शौक क्या क्या है, आपको अपने इंटरेस्ट जिस चीज में है वो लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है संगीत और नृत्य, इस बच्चे को संगीत और नृत्य में रुचि है। आपकी रुचि हो सकता है किताबें पढ़ना हो सकता है क्रिकेट खेलना हो, और जो भी आपकी रुचि है वो रुचि यहाँ पर लिखनी है। और इसके साथ साथ अगला हमारा है अन्य संबंधित योग्यताएं, और हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या योग्यताएं हमारे अंदर, हमें और क्या आता है। तो यहाँ पर जैसे से लिखा है कंप्यूटर का ज्ञान आज की तारीख में बहुत आवश्यक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कंप्यूटर का ज्ञान। इसके साथ में जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी, अंग्रेजी एवं जर्मन भाषा का ज्ञान, तो आप यहाँ पर फ्रेंच भाषा, जर्मन भाषा या संस्कृत आपने पढ़ी है वो भाषा, या और कोई भी जो आपको लगता है कि योग्यता हमारे अंदर है उसका जिक्र कर सकते हैं। इसके साथ में नंबर आता है, फिर यहाँ पर 1 लाइन खाली छोड़ेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे उपलब्धियां। उपलब्धियों में आपने क्या क्या हासिल किया है स्कूल में। हो सकता है आपको किसी चीज पर पुरस्कार मिले हो सकता है किसी दूसरे को किसी अन्य पर मिले हो, तो यहाँ आप कोई भी पुरस्कार अपना देख लीजिएगा जो आपको मिला हो। चूंकि यहाँ पत्रकारिता पद से संबंधित था तो हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट हिंदी में ज्यादा रहा हो, तो उसको वाद विवाद प्रतियोगिता में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार। यहाँ अगर आप गणित के लिए हैं तो गणित में मैथ्स ओलंपियाड में पुरस्कार आपको मिल सकता है। और इसके साथ साथ दूसरा, आप यहाँ पर कोई भी 1 या 2 उपलब्धि अपनी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर आपको 2 लाइन खाली छोड़नी है, और 2 लाइन खाली छोड़ने के बाद में फिर आप ये लाइन लिखेंगे कि मैं यह लिखित घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य और पूर्ण हैं। आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब ठीक है। उसके बाद फिर आपको 2 लाइन खाली छोड़नी है, और 2 लाइन खाली छोड़कर यहाँ देखिए आपको मार्जिन से मिलाते हुए लिखकर चलना है। यहाँ आपने स्थान लिखा, शहर का वर्णन किया, अपनी जगह का वर्णन किया, कखा डाल दीजिए। उसके बाद में दिनांक आपको डालनी है, आप डेट डालिए जिस दिन आप पेपर कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर आप 2 लाइन खाली छोड़ दीजिए, और 2 लाइन खाली छोड़कर आभासा कर लिखकर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये हमारा आपका सौवृत लेखन का प्रारूप है। अभी आपने सौवृत का प्रारूप समझा। सौवृत लेखन के साथ साथ हमारा ईमेल लेखन भी है। इन दोनों में से हमें एक प्रश्न करना है, और दोनों की शब्द सीमा 80 है, तो आपको जो भी अच्छे से आता हो आप उसे करेंगे। तो यहाँ अब मैं आपको ईमेल लेखन का प्रारूप समझा रही हूँ। जैसे मैंने आपको पत्र में बताया था कि दोनों तरफ आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ लाइन आपकी कॉपी में होगी, और इस तरफ आपको डॉट लगा देने हैं। और जब आप पूरा ईमेल लिख लें, या पूरा जैसे पहले मैंने पत्र भी बताया था उसे लिख लें, तो इस साइड जो भी आपने डॉट डॉट करके लाइन खींची उसे मिटा दीजिए। तो ईमेल में सबसे पहले हमें फ्रॉम लिखना है। फ्रॉम यानी हमारी साइड से।
तो कोई भी ईमेल आईडी डाल दीजिए। यदि आपके प्रश्न पत्र में ईमेल आईडी दी गई है तो आपको उसको लिखना है, वरना कोई भी अपनी काल्पनिक आईडी आप लिख दीजिए। उसके बाद टू, यानी हम जिसको लिख रहे हैं, जिसको भेज रहे हैं हम मेल, उसके लिए कोई भी आईडी प्रश्न पत्र में है तो उसे लिखना है, नहीं तो कोई भी काल्पनिक आईडी आप इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ मैंने स्टार लगाया है। स्टार का मतलब है कि आपको यहाँ एक लाइन खाली छोड़नी है। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद जैसे हमने पत्र में विषय लिखा था उसी तरह से यहाँ भी विषय लिखना है। और विषय लिखने के बाद में जब आप विषय लिख लें उसके बाद हेतु या संबंध में से इसका एंड करना है। विषय संक्षेप में होना चाहिए, बहुत बड़ा विषय आपका ना हो। इसके बाद फिर हम एक लाइन खाली छोड़ेंगे और एक लाइन खाली छोड़कर जैसा हमने पहले पत्र में भी किया था, महोदय शब्द लिखा था, महोदय लिखने के बाद में हम अपनी मेल को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जब हम ईमेल लेखन करेंगे तो हमने जो पत्र लिखा है, पत्र में जिस तरह हमने विषय वस्तु लिखी है अपनी, उसी तरह से जो भी हमारा विषय दिया गया है मेल में भी हम अपनी विषय वस्तु का विस्तार उसी तरह से करेंगे। बस केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि पत्र में शब्द सीमा आपकी अधिक होगी और मेल में शब्द सीमा आपकी कम होगी। पूरे मेल की शब्द सीमा आपकी 80 के करीब दी हुई है, तो 80 के लगभग शब्दों में आप उसे पूरा करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आप 1 या 2 पैराग्राफ में जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से आप मेल कर सकते हैं। तो आपकी जो विषय वस्तु होगी 1 पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में आप उसे पूरा करें। इसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, फिर पत्र की तरह ही यहाँ भी धन्यवाद लिखा जाएगा। फिर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, एक लाइन खाली छोड़कर यहाँ पर भवदीय लिखेंगे और भवदीय के ठीक नीचे आबासा। आबासा यदि आपका नाम दिया हुआ नहीं है तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि आपको औपचारिक पत्र का प्रारूप बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो आप ईमेल लेखन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आपके पास एक विज्ञापन है और इसके साथ साथ संदेश है। आप विज्ञापन और संदेश ये दोनों हमारे 4 नंबर के हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से आपको जो लगता है कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसे बहुत अच्छे से करेंगे और उसी को इनमें से लिखना है आपको। अब सबसे पहले मैं आपको विज्ञापन का प्रारूप समझा रही हूं कि हमें विज्ञापन लिखते समय किस बात का ध्यान रखना है या हमें संदेश लिखते समय किस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको संदेश लेखन बताऊंगी। संदेश लेखन के लिए आपको यहाँ आपकी कॉपी में मार्जिन ड्रॉ है, उससे टच करते हुए मार्जिन ड्रॉ करिए, ऊपर एक लाइन खींचिए और यहाँ साइड में लाइन खींचिए। ये आपका एक बॉक्स बनेगा। 3 तरफ की लाइन आपने सबसे पहले खींच ली और नीचे जो लास्ट वाली लाइन है वो आप तब खींचेंगे जब आप पूरा लिख लें। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर हमने एक संदेश दिया कि मित्र की सफलता है और उसे शुभकामना संदेश देना है, तो संदेश में ये कॉपी के पेज पर मैंने आपको इसीलिए दिखाया है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हमें लाइन किस तरह से छोड़नी है। अब यहाँ पर जो हमने बॉक्स बनाया तो एक उंगली जगह यहाँ छोड़ के और इतना ही स्पेस यहाँ छोड़ के दोनों साइड एक एक उंगली जितनी जगह छोड़कर आपको लिखना शुरू करना है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन खाली छोड़ी, उसके बाद एक लिफाफा बना दीजिए। ये साइन है आपके संदेश का। यहाँ पर फिर एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद में आप जिस दिन आपकी परीक्षा है वो तिथि आपको यहाँ पर लिखनी है। आपकी परीक्षा 21 तारीख की है तो आप यहाँ पर 21 फरवरी 2024 लिखिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर समय लिखना है। समय आप प्रातः का ही डाल दीजिए क्योंकि अधिकतर हम मैसेज जो करते हैं वो सुबह सुबह ही करते हैं। तो प्रातः 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम आपको लिखना है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद में बजे लिखना है। फिर एक लाइन आप खाली छोड़ेंगे। एक लाइन खाली छोड़कर आप संदेश किसको लिख रहे हैं? अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय भाई, बड़ों को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आदरणीय कर दीजिएगा। इसके बाद में फिर एक लाइन आपने खाली छोड़ी और एक लाइन खाली छोड़ने के बाद जैसे ये आपका था कि परीक्षा में सफल हुए तो सफल होने के लिए बधाई देनी है, तो यहाँ लिखा था कि अगर नीट परीक्षा में बच्चा सफल हुआ और उसके लिए शुभकामनाएं देनी है मित्र को, तो नीट परीक्षा में सफल होने पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर
यदि आपको होली पर्व दिया गया है, दीपावली पर्व दिया गया है, ओणम पर्व दिया गया है, कोई भी पर्व दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आपको और आपके परिवार को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, या आपको और आपके परिवार को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को यदि हम गणतंत्र दिवस करते हैं, स्वतंत्रता दिवस लेते हैं, तो उसकी भी शुभकामनाएं इस तरह हम दे सकते हैं। तो ये एक लाइन ऐसी है कि जिसमें हम बीच में थोड़ा सा शब्दों को बदलकर जो हमारे प्रश्न पत्र में दिया गया है उसे बीच में जोड़कर हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। इसके बाद में एक तरीका तो ये है कि आपने शुभकामनाएं दी और इसके बाद में इसी से आगे बढ़ाते चले जाइए गद्य की रूप में, और एक तरीका ये होता है कि हम काव्य रूप में भी इसको कर सकते हैं। ये भी हमारा बहुत आकर्षक हो जाता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन खाली छोड़ सकते हैं। एक लाइन खाली छोड़ने के बाद में आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर बहुत सारी शेर व शायरी आती रहती है, शुभकामना संदेश आते रहते हैं। वहां से जो भी लाइन आपको लगता है कि बहुत अच्छी लगी है, आप उसको अपने माइंड में सेट रखिए, या फिर आप खुद ही वहां पर कोई भी 4 लाइन या 2 लाइन तुकबंदी करते हुए बना दीजिए। जैसे यहाँ पर सफल के लिए था कि यूं ही हासिल करो सफलता, एक नया इतिहास रचाओ, आगे बढ़ो इस संसार में, सारे जग में तुम छा जाओ। तो ऐसे कोई भी कविता की लाइन भी आप अपने संदेश में शामिल कर सकते हैं। और यदि आप कविता की लाइन नहीं लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये कोई लाइन नहीं लिखनी है, तो आप शुभकामनाओं के बाद में आगे बढ़ा दीजिए। जैसे होली की अगर आपने शुभकामनाएं दी तो रंगों का त्योहार आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। इस तरह से करके आप इसको 80 शब्द में कर सकते हैं। मतलब 80 तो नहीं, आप ये मानकर चलिए कि आपका जो संदेश है वो 50 से 60 शब्दों में पूरा हो जाए। तो 50 से 60 शब्दों में आपका इस तरह ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप 2 लाइन खाली छोड़ दीजिए। 2 लाइन खाली छोड़ने के बाद में आप संदेश वाले के लिए कुछ नाम आना है तो यहाँ नाम की जगह आबासा डाल दीजिए। यदि प्रश्न पत्र में नाम है तो नाम आना है, वरना आबासा आपको लिखना है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, जरूरी आवश्यक नहीं है कि आप चित्र बनाएं, क्योंकि अगर आप चित्र नहीं भी बनाते हैं तब भी आपको यहाँ पर पूरे नंबर मिलेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपने पूरा संदेश लिख लिया तो पूरे संदेश को लिखने के बाद 1 लाइन खाली छोड़ेंगे और उसके बाद में नीचे अपना बॉक्स बंद कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संदेश लेखन आपका 4 नंबर का है, इसके साथ ही हमारे विज्ञापन भी है। विज्ञापन भी हमारा 4 नंबर का है। अब एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको दिया जा सकता है, तो यहाँ पर तो ये एक उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है। आपको विज्ञापन, जब भी आप विज्ञापन बनाएं तो विज्ञापन बनाते समय आपको 5 बातों का ध्यान रखना होगा: नाम, दाम, काम, चित्र और स्थान। यानी ये 5 बिंदुओं को आपको जरूर देखना है कि आपके विज्ञापन के अंतर्गत ये 5 पॉइंट्स आ जाए। अब विज्ञापन के लिए भी, जैसे मैंने आपको पहले संदेश के लिए बताया था, आपको एक बॉक्स बनाना है। उसी प्रकार जिस प्रकार संदेश के लिए बताया गया था कि पहले आप ये 3 तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, चौथी लाइन तब होगी जब आपका पूरा लिख लिया जाए। तो 1 लाइन खाली छोड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था नाम। तो जो भी विज्ञापित वस्तु है जो आपके प्रश्न पत्र में दी गई है, आप उसको बोल्ड करके लिखेंगे। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड में हमारे पास ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आपको कलर करना आवश्यक है। आप ब्लू पेन से भी इसको बना सकते हैं। केवल ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए। जहां आपको बोल्ड करना है बोल्ड कीजिए, जहां बहुत मोटा मोटा लिखना है या आपको लगता है कि मुझे इसको पिक्चर को बनाना है, उसको सजाना है, तो वो सब आप अपने नीले पेन से ही करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले, जैसे इन्होंने मान लीजिए एक ऑयल लिया और उस हेयर ऑयल का विज्ञापन जो इन्होंने बनाया, सबसे पहले उसका नाम लिखा। ऐसे आप भी कोई भी काल्पनिक नाम दे दीजिएगा, वो नाम यहाँ पर बोल्ड करके लिख दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि नाम। अब काम क्या है, क्या क्या फायदा है उससे हमें। अब हेयर ऑयल का विज्ञापन है तो बालों को चमकीला भी बनाएगा, रूसी भी हटाएगा, झड़ने से भी रोकेगा। तो ये उसकी विशेषताएं, जो भी आपकी विज्ञापित वस्तु है उसकी जो भी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आपको कुछ शब्दों में यहाँ लिखना है। बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे रूसी से मुक्ति दिलाए, झड़ने से रोके, बहुत संक्षेप में आपको विशेषण शब्दों को लिखना है। तो हमारा नाम की भी बात हो गई, हमारे काम की भी बात हो गई। अब नंबर आता है दाम का, कीमत भी तो लिखनी है। तो
तो कीमत आप स्टार बनाकर लिख सकती हैं, कोई भी स्टाइल आप बनाइए और उसके अंदर आप उसकी कीमत लिख दीजिए, मात्र सिर्फ इतने रुपए में, जो भी आपको कीमत उसकी देनी है। नाम हो गया, काम हो गया, दाम हो गया। अब बारी आती है चित्र की। तो आपका हेयर ऑयल का अगर विज्ञापन है तो यहां पर आप चित्र बना दीजिए, एक शीशी बना दीजिए तेल की। अगर यहाँ आपका कोई मोबाइल का विज्ञापन है तो एक पिक्चर मोबाइल की बना दीजिए। जो भी विज्ञापित वस्तु है उसकी एक जैसी भी पिक्चर आप बना सकते हैं वैसी आपको बनानी है। अब 4 पॉइंट हमारे पूरे हो गए। अब नंबर आता है हमारे 5वें पॉइंट का, कहाँ मिलेगी, लेना कहाँ से है। अगर पता ही नहीं लिखा होगा तो हम कहाँ ढूंढेंगे। अब वो दुकानों पर भी मिलती है, हम संपर्क सूत्र भी डाल देते हैं। तो 5वां नंबर आता है हमारा पता का। तो सबसे नीचे जब आपने पूरा विज्ञापन बना लिया तो पूरे विज्ञापन को बनाने के बाद सबसे नीचे आप संपर्क सूत्र डाल दीजिए। आप कोई भी 4 डिजिट डाल दीजिए और बाद में क्रॉस कर दीजिएगा, ये आपका संपर्क सूत्र हो गया। या फिर आप किसी भी दुकान का नाम, किसी जनरल स्टोर का नाम, किसी भी स्टोर का नाम या जो भी वेबसाइट आपकी है जहां से हम उसको ले सकते हैं, जिस जगह से भी वो वस्तु खरीदी जा सकती है वो पते के रूप में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा और यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे और सही प्रारूप का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करेंगे।